हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो नर्व कंडक्शन रहने वाला है। इसके पहले यहाँ तक के टॉपिक हम सब ने कवर कर लिया है। अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखे हैं तो हमारे इसी चैनल पर जाइए और उन सारे वीडियो को भी ज़रूर देखिए। लेकिन आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगी, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। जो आपका पीजीटी एग्ज़ाम हुआ है, आप में से कितनों ने पीजीटी का एग्ज़ाम 2022 वाला जो था वो दिया होगा, और कितने ऐसे रहे होंगे जिन्होंने पेपर एनालिसिस किया होगा। जो एग्ज़ाम नहीं दिए हैं उन्होंने पेपर तो ज़रूर देखा ही होगा। आपको दिखा होगा कि पेपर के एग्ज़ाम का जो पैटर्न था, पेपर का जो पैटर्न था, वो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस नहीं कह सकते, वो आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं था तो सिलेबस से ही, लेकिन वो इतना मतलब घटिया क्वालिटी का पेपर था कि आप उसको एकदम मतलब कह सकते हैं अनयूज़, जिसका कोई यूज ही ना हो, जिसका कोई मतलब ही ना निकले, ऐसा पेपर था। जो लोग बहुत डेप्थ में पढ़े होंगे उन लोगों ने, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उस पेपर को कोई सॉल्व नहीं कर सकता या मैं उस पेपर को सॉल्व नहीं कर पाऊँगी या सॉल्व नहीं करा पाऊँगी, बट पेपर पूछने का जो तरीका था, जो पैटर्न था, वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा चेंज था। ऐसा लग रहा था कि एआई से क्वेश्चन पूछा, एआई से क्वेश्चन बनवाया और उठा के बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर दिया है। एग्जामिनर, अगर खुद एग्जामिनर को वही पेपर सॉल्व करने को दे दिया जाए तो वो एग्जामिनर भी वो पेपर नहीं सॉल्व कर पाएगा। पेपर का लेवल ऐसा था। और टाइम के हिसाब से अगर बात करें टाइम की, तो टाइम के अकॉर्डिंग तो पेपर मतलब बहुत ज़्यादा घटिया था। ऐसे लग रहा था कि हम पीजीटी का पेपर नहीं देख रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। ऐसे लग रहा था कोई बहुत मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग पीजीटी के जो स्टूडेंट हैं उनसे करवाना क्या चाह रहे हैं। क्या उनसे मतलब ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को पढ़ाएंगे या नीट वालों को पढ़वाएंगे, पीजीटी के जो टीचर बनेंगे पीजीटी देकर। एटलीस्ट वो कितना भी हाई लेवल तक जाएंगे तो 12th तक ही पढ़ाएंगे, उससे आगे तो वो जाएंगे नहीं। और तुम्हारे पेपर बनाने का जो पैटर्न था वो बिल्कुल नीट वगैरह के लेवल का था। तो मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा निराशाजनक पेपर था। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों की क्या राय है? आप लोगों को क्या लगता है कि पेपर कैसा था, या ऐसे ही पेपर होना चाहिए? किस तरह से होना चाहिए? आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम आप यही सोच के बैठ जाएँगे कि हम अकेले आवाज़ कैसे उठाएँ, तो आगे आने वाले पेपर में जो कहा जा रहा है कि पीजीटी, टीजीटी की वैकेंसी आएगी या जो भी है, तो आपको ना इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अगर हम आप एकजुट हो जाएँ और अपनी आवाज़ उठाएँगे, तो हो सकता है नेक्स्ट पेपर में इस बात का ध्यान रखा जाए। बहुत लंबा-चौड़ा सिलेबस था पीजीटी का, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से बन सकते थे। जिन्होंने क्वेश्चन बनाया है, अगर वो चाहते तो बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन वहाँ से निकाल सकते थे, जो वन लाइनर या कथन एब्जर्प्शन पे थे, वो ऐसे ही दे देते। लेकिन मतलब पेपर एकदम घटिया क्वालिटी का, एकदम लग रहा था कि एआई जनरेटेड क्वेश्चन है। बाकी आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर अब हम, जिन लोग का पेपर अच्छा नहीं हुआ उन्हें निराश बिल्कुल नहीं होना है। आगे आपको जो आपका आने वाला बिहार टीआरई एग्ज़ाम है उसके लिए आपको कॉन्संट्रेट करना है, और उसके साथ जेआईसी एग्ज़ाम, ठीक है? उसके लिए आपको कॉन्संट्रेट करना है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक, नर्व कंडक्शन। नर्व कंडक्शन यानी कि तंत्रिकीय संचरण, जिसे आप नर्वस सिस्टम के नाम से भी जाने जाते हैं। इसी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो उसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख लीजिए, प्रीवियस ईयर से एक भी क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, क्योंकि प्रीवियस ईयर अभी तक हम लोगों ने जितना 22-23 तक का एनालिसिस किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 21 तक का, लास्ट शायद 21 में हुआ है, उसके बाद ये 22 वाला अभी हो रहा है। तो 21 तक का हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हाँ, टीजीटी पीजीटी का एनालिसिस करते हुए आगे बढ़े हैं। वहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसा हुआ है। इनफैक्ट बिल्कुल लेवल ही चेंज था। आने वाले एग्ज़ाम में देखते हैं क्या होता है। बस अब हम को निराश, मतलब आपको निराश बिल्कुल नहीं होना है। आपको आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी और अच्छे से और मजबूती से करनी होगी। हम भी थोड़ा लेवल का ध्यान रखेंगे। इस बुक को, जैसे ये बुक कंप्लीट हो जाता है, हम आपके लिए एक दूसरी बुक जो आपके अब आने वाले पैटर्न पे आधारित होगी। अगर आपको कोई आइडिया लगता है, कोई पता चलता है कि मैम इस बुक से करा दीजिए, तो आप भी हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम वो वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे, ठीक है? अब हमको फोकस करना है बिहार टीआरई एग्ज़ाम पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रैनवियर की गांठ कहाँ पाई जाती है? नोड ऑफ रैनवियर आर फाउंड ऑन साइटॉन, एक्सॉन, डेंड्राइट या फिर सिनैप्स। रैनवियर यानी नोड ऑफ रैनवियर जो है वो कहाँ पाई जाती है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्सॉन। नोड्स ऑफ रैनवियर जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो वो एक्सॉन में पाया जाता है। रैनवियर के जो नोड्स होते हैं इसको आमतौर पर माइलिन शीथ गैप के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है माइलिन माइलिन शीथ माइलिन शीथ गैप।
माइलिन शीथ गैप के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। और ये जो है एक्सॉन पर पाया जाता है। एक्सॉन क्या है, तो एक्सॉन जो है वो एक लंबी पतली तंत्रिकीय संरचना होती है जिस पर श्वेत एवं चर्बीदार परत पाई जाती है। इसे माइलिन का आवरण कहते हैं। एक्सॉन के जिस स्थान पर माइलिन आवरण नहीं पाया जाता उसी को रैनवियर नोड्स कहा जाता है। अब हम आपको डायग्राम के माध्यम से दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए एक लंबी पतली एक श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है, ये वाला, यही आपका एक्सॉन होता है, ये वाला पार्ट ये एक्सॉन है। और यहाँ पे जहाँ जहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे नोड टाइप में बना हुआ है, ये माइलिन की कवर नहीं पाएगी, ये ऊपर इसके माइलिन की कवर है, जहाँ पे ये माइलिन की कवर नहीं पाएगी उसे नोड ऑफ रैनवियर के नाम से जाना गया। ओके, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रैनवियर नोड्स आर फाउंड इन, रैनवियर्स के नोड कहाँ पाए जाते हैं, तो अभी हम लोगों ने देखा एक्सॉन पे पाए जाते हैं, और एक्सॉन में भी कहाँ पाए जाते हैं, ऑप्शन देखिए, कार्डियक मांसपेशी तंतु, रेखिक मांसपेशी तंतु, मेडुलेटेड तंत्रिका तंतु, या फिर नॉन मेडुलेटेड तंत्रिका तंतु। कार्डियक मसल्स फाइबर, स्ट्रेट मसल फाइबर, मेडुलेटेड मसल नर्व फाइबर, या फिर नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मेडुलेटेड तंत्रिका तंत्र। रैनवियर के नोड्स मेडुलेटेड तंत्रिका तंत्र में यानी मेडुलेटेड नर्व फाइबर में पाए जाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, इसे जो है माइलिन शीथ गैप के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो ये आपका एक्सॉन है जहाँ जहाँ ये गैप होता है वहाँ पे माइलिन शीथ नहीं पाई जाती, इसलिए इसे जो है माइलिन शीथ गैप के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आपके टीजीटी पीजीटी में आए हुए हैं, लेकिन अब तो बिल्कुल क्या ही कहें, एकदम मन ही दुखी हो गया है। फिर भी हम अपनी तैयारी को आगे रखेंगे और थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, द पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम डज नॉट, परानुकंपी तंत्र नहीं पाया जाता, नहीं करता, क्या नहीं करता, स्लो हार्ट बीट, कंस्ट्रिक्ट ब्रोंक्यूल्स, स्टूमुलेट स्लैवरी सिक्रेशन, या फिर स्टूमुलेट पैरासिस्टलिस। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉन्स्ट्रक्टेड ब्रोंक्यूल्स, श्वसन नलिकाओं को संकुचित। पैरासिम्पैथिक नर्व सिस्टम जो है वो श्वसन नलिकाओं को संकुचित नहीं करता है, बाकी हार्ट बीट को स्लो करता है, स्टूमुलेटरी स्लैवरी सिक्रेशन करता है यानी कि लार के स्रावन को उद्दीप्त करता है, और कर्मानुकंचन को उद्दीप्त करता है। यहाँ पे दिया क्या नहीं करता है, तो ये श्वसन नलिकाओं को संकुचित नहीं करता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह धमनियों को चौड़ा करके हार्ट बीट को बढ़ाता है। इसके अलावा ये जो है लार के स्राव, गैस्ट्रिक रस, अग्नाशयी रस, पित्त रस, इन सब रसों के कर्मानुकंचन को उत्तेजित करता है, ठीक है। और ये जो नहीं करता है वो क्या नहीं करता, ये नहीं करता है, तो ऑप्शन बी जो है वो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रोडोप्सिन अ पिगमेंट फाउंड इन, रोडोप्सिन पिगमेंट पाए जाते हैं, रोडोप्सिन पिगमेंट किस में पाए जाते हैं, स्किन ऑफ मैमल्स, बाइल जूस, रेटिनॉल सेल, या फिर रेड ब्लड सेल। रोडोप्सिन पिगमेंट किस में पाए जाएंगे, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉरी यहाँ पे रेड ब्लड रेटिना सेल है, रेटिना सेल में जो है वो रोडोप्सिन सेल, रोडोप्सिन पिगमेंट जो है वो पाया जाता है। रेटिना क्या है, तो रेटिना जो है मानव आँख में पाई जाने वाली ऑर्गन है। मानो आँख की रेटिना की कोशिकाओं में जो है रोडोप्सिन पिगमेंट पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए ये रोडोप्सिन जो है वो किसके लिए जिम्मेदार होता है, तो रोडोप्सिन जो है ये लाल कोशिकाओं जो रेड ब्लड सेल्स होता है मानो रेटिना की, देखिए अब यहाँ पर रेड ब्लड सेल्स भी दिया है और रेटिना की कोशिका भी दिया है, तो रोडोप्सिन जो है ये रेटिना के आरबीसी में पाया जाता है, रेटिना के आरबीसी में, आरबीसी में तो पाया जाता है लेकिन पूरे आरबीसी में नहीं पाया जाता, रेटिना के आरबीसी में पाया जाता है, ठीक है। इसे दृश्य बैगनी या विजुअल पर्पल के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि ये देखने के लिए जिम्मेदार होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी खोज किसने की थी, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्रिश्चियन बोल नामक साइंटिस्ट ने 1876 में इसकी खोज की थी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये मानव रेटिना के आरबीसी में पाया जाता है। अगला क्या, रोडोप्सिन सेल। अगला क्वेश्चन है, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर इज सिचुएटेड इन व्हिच प्रोटीन ऑफ द ब्रेन, मस्तिष्क के किस भाग में श्वसन लय केंद्र स्थित होता है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, मेडुला रीजन, सेरिबेलम, कॉर्पस कॉलोसम, या फिर सेरिब्रम। किसमें जो है
श्वसन लय केंद्र संबंधित होते हैं, यानी रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर पाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मेडुला रीजन में। कहाँ पे? मेडुला रीजन में जो है श्वसन यानी कि रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट होता है मेडुला रीजन में, ठीक है, जो प्राथमिक रूप से मानव में श्वसन क्रिया का नियमन करता है। श्वसन लय केंद्र के पास स्थित रसायन संवेदी क्षेत्र मानव रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन सांद्रता के परिवर्तन के लिए बहुत संवेदनशील होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द ह्यूमन आई द स्पेस बिटवीन लेंस एंड रेटिना इज कॉल्ड। मानो आंख में लेंस और रेटिना के मध्य का भाग क्या कहलाता है? एक्वस चैम्बर, विट्रस चैम्बर, ब्लाइंड स्पॉट या फिर मैकुला लूटिया। जो रेटिना और आईज मतलब लेंस जो होता है, जो मानो आंख का लेंस होता है और रेटिना, यहाँ पे आप देखिए डायग्राम के माध्यम से आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए लेंस और रेटिना, ये देखिए यहाँ पे ये लेंस हो गया, ये मानो आइज का लेंस हो गया और ये रेटिना हो गया। इनके बीच का भाग पूछा जा रहा है, इसके बीच का भाग क्या कहलाता है? इसके बीच का भाग क्या कहलाता है? तो इसके बीच का जो भाग होता है इसी को वाइट्रस चैम्बर या कचाब द्रव वेशम कहते हैं। वाइट्रस चैम्बर इंग्लिश में याद कर लीजिए, इसको क्या कहेंगे? वाइट्रस चैम्बर कहेंगे। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। या मुख्य रूप से मानव के नेत्र के आकार के रख रखाव के लिए जिम्मेदार होता है। लेंस तथा रेटिना के बीच में ये जो कचाब है, ये जो वाइट्रस चैम्बर है, ये भरा होता है, जिससे मनुष्य के नेत्र का जो आकार है वो समान बना रहता है, एक जैसा जो है वो बना रहता है। अगला क्वेश्चन, द न्यूरोजेनिक हार्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। न्यूरोजेनिक हृदय लक्षण है रैबिट, रैट, ह्यूमन या फिर लोअर वर्टिब्रेट। न्यूरोजेनिक किसका है? ये देखिए बिहार पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है कि न्यूरोजेनिक हार्ट जो है ये किसका लक्षण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोअर वर्टिब्रेट। किसका है? लोअर वर्टिब्रेट का। इसमें जो है स्पंदन तंत्रिकीय होता है। जबकि अगर बात करें हायर वर्टिब्रेट का, तो जो हायर होता है, जैसे हम लोग हो गए, तो आपको पता है कि हमारा जो हार्ट होता है वो मायोजेनिक होता है। कैसा होता है? मायोजेनिक होता है। और लोअर वर्टिब्रेट में कैसा होता है? न्यूरोजेनिक होता है। ओके, तंत्रिका हृदय अधिकांश आर्थ्रोपोडा और कुछ एनिलिडा की जो है एक विशेषता है कि न्यूरोजेनिक हृदय किसका होता है? अधिकांश मतलब लगभग बहुत ज़्यादा आर्थ्रोपोडा और थोड़े बहुत एनिलिडा, ठीक है। इसमें जो है हार्ट की धड़कन की शुरुआत हृदय के पास स्थित तंत्रिका नाड़ी ग्रंथि से आने वाले तंत्रिका आवेगों से होता है। और हम लोग को कैसा होता है? मायोजेनिक होता है। अगला, ब्रेन ओरिजिनेट्स फ्रॉम। मस्तिष्क की उत्पत्ति किससे होती है? एक्टोडर्मल, मीजोडर्मल, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म या फिर एक्टोमीजोडर्म। मस्तिष्क की उत्पत्ति यानी मस्तिष्क जो है वो किससे बनता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एक्टोडर्म। ये क्वेश्चन आपका बिहार पीजीटी और पीजीटी बायोलॉजी दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। ब्रेन किससे बनता है? एक्टोडर्म से, ठीक है। मस्तिष्क की जो उत्पत्ति है वो बाह्य जन स्तर यानी एक्टोडर्म से होती है। डेस्टुलेशन के कारण बनने वाली 3 परतें जो हैं जर्म्स लेयर जिन्हें कहा जाता है, वो ऑर्गोजेनेसिस की प्रक्रिया द्वारा विशिष्ट अंगों के विकास में रोल प्ले करती हैं, जिसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म ये सब आता है। तो एक्टोडर्म से जो बनती है उसमें आपका मस्तिष्क है यानी कि नर्वस सिस्टम है, सेंस ऑर्गन है, ये सभी एक्टोडर्म से बनती हैं। एक्टोडर्म धीरे धीरे मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, परिधीय नसों और एड्रेनल मेडुला में विकसित होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, ब्लाइंड स्पॉट इन ह्यूमन आइज इज लोकेटेड। मानव आंख के अंध बिंदु यानी ब्लाइंड स्पॉट स्थित होते हैं इन फोबिया सेंट्रेलिस, इन मिडिल ऑफ द लेंस, वेयर ऑप्टिकल नर्व लीव्स द रेटिना, इन सेंटर ऑफ द प्यूपिल्स। मानो आंख के अंधबिंदु यानी ब्लाइंड स्पॉट जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वेयर ऑप्टिक नर्व लीव्स द रेटिना। जहाँ ऑप्टिक नर्व रेटिना को छोड़ता है वहीं पर जो है ब्लाइंड स्पॉट प्रेजेंट होता है। आपको डायग्राम के माध्यम से दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, ये आपके सामने ह्यूमन आइज का एक डायग्राम है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक नर्व। और जहाँ पे ये ऑप्टिक नर्व जो है रेटिना को छोड़ता है, रेटिना कहाँ है? आप देखिए ये रेटिना है, ये देखिए यहाँ दोनों के बीच में गैप आ गया है और इन्हीं दोनों के गैप को क्या कहा जाता है? ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्रेनियल नर्व टू इज टोटली मोटर। निम्नलिखित में से कौन सा समूह कपाल तंत्रिका का पूर्णतः प्रेरक है?
कौन सा समूह कपाल तंत्रिका का पूर्णतः प्रेरक है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आलुकोमोटर, एड्यूसेंस और ट्रॉक्लियर। ऑप्शन बी जो है वो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उच्च यानी कि हायर वर्टिब्रेट जो होते हैं, हायर वर्टिब्रेट्स में कौन कौन आता है? तो आपको पता होगा, इसमें रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल आते हैं। इसमें जो है 12 पेरी यानी 12 पेयर जो है वो कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है, यानी क्रेनियल नर्व पाया जाता है, जिसमें 3 ऑकुलोमोटर होता है। ऑकुलोमोटर कितना होता है? 3। और 6 जो होता है ये एड्यूसेंस होता है, और 4 जो होता है वो ट्राइक्लियर होता है। क्या होता है? ट्राइक्लियर होता है। यही इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, which part of mammalian's brain control the muscular coordination? स्तनधारी मस्तिष्क का कौन सा भाग पेशीय समन्वय को नियंत्रित करता है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, कार्पस कोलोसम या फिर मेडुला ऑब्लांगेटा। पेशीय समन्वय यानी कि मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन को कौन नियंत्रित करता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सेरिबेलम। सेरिबेलम स्तनधारी जितने भी मैमल्स होते हैं उनके बैक यानी कि पश मस्तिष्क का हिस्सा होता है, या पेशीय समन्वय को नियंत्रित करता है, या नियंत्रण पेशीय संतुलन का हिस्सा है जो स्वैच्छिक पेशी गति को नियंत्रित करता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ह्यूमन का जो ब्रेन होता है वो 3 भागों में बटा होता है, आप सभी को पता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। और जो बैक ब्रेन होता है, हाइंड ब्रेन होता है, उसी का हिस्सा होता है सेरिबेलम, और ये जो है मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन को रेगुलेट करता है। अगला क्वेश्चन, इंटरनल ईयर इज फिल्ड विथ, आंतरिक कान किससे भरा होता है? इंटरनल ईयर किससे भरा होता है? एंडोलिम्फ, एक्वस ह्यूमर, पेलिरिम्फ या फिर वाइट्रस ह्यूमर। तो वाइट्रस ह्यूमर अभी हम लोगों ने देखा आइज में भरा है। जो हमारा आंतरिक कान होता है वो एंडोलिम्फ से भरा होता है। किससे? एंडोलिम्फ से, या हड्डी के लेविरिंथ के भीतर स्थित होता है, जो पेरिलिम्फ से घिरा होता है, और वैल्यूबुलर तंत्र के क्षेत्रों के अंदर एंडोलिम्फ का त्वरण संतुलित धारण की अनुमति देता है। ठीक, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये देखिए, ईयर, मानो ईयर है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो सबसे छोटी हड्डी जो है, सबसे छोटी बोन जो है वो मानो कान की ही होती है। कौन सी होती है? अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा मानो कान की सबसे छोटी हड्डी का नाम। अगला क्वेश्चन, द क्रेनियल नर्व रिस्पॉन्स फॉर टेस्टिस इज ह्यूमन बींग्स आर, मानव में कपाल तंत्रिकाएं जो स्वाद के लिए जिम्मेदार है। टेस्टिस नहीं, टेस्ट लिखा है। मानव में कपाल तंत्रिकाएं जो स्वाद के लिए जिम्मेदार होती हैं, मतलब मानव में कितने पेयर कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? अभी हम लोगों ने देखा 12 पेयर क्रेनियल नर्व पाया जाता है, जिसमें 3 जो था वो आलुकोमोटर, 6 एडुबिसेंस और 4 जो था वो ट्राकियर था। पूछा जा रहा है इसमें स्वाद के लिए कौन जिम्मेदार है? तो स्वाद के लिए जो जिम्मेदार होता है वो होता है 9 और इसके अलावा 12। 9 और 12 आपको कहाँ पे दिख रहा है? 9 और 12 ऑप्शन डी। ठीक है, ये स्वाद के लिए जिम्मेदार होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए संवेदनशील कपाल तंत्रिकाएं कौन सी होती हैं, तो संवेदनशील होती हैं 1, 2, 4, नहीं 6, 1, 2, 6 और 8, ये संवेदनशील होती हैं। ठीक, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्व ऑफ हार्ट एक्सिलरेशन द हार्ट बीट ड्यू टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, हृदय की अनुकंपित तंत्रिका का उद्दीपन निम्नलिखित में से किसके कारण हृदय की धड़कन को तेज करता है? ऑप्शन आपके सामने है। रिलीज ऑफ एसिटिल कोलिन, इनहिबिट ऑफ एसिटिल कोलिन एस्टर्स, रिलीज ऑफ नार एड्रेनालिन या फिर डोपामिन का निषेध। किससे होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रिलीज ऑफ नॉर एड्रेनालिन के, मतलब नॉर एड्रेनालिन के कारण, स्राव के कारण जो है होता है। ऑप्शन सी जो है ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आज आपको मेरी आवाज़ में थोड़ी सी थकान महसूस हो रही होगी, थोड़ा सा लग रहा होगा कि मैम इतना लो क्यों फील करा रही हैं। तो आपको बता दें मेरी बहन का एंगेजमेंट था, मैं 2 दिन से जगी हुई हूँ, मैं अच्छे से सो नहीं पाई हूँ और मेरी आंखें बिल्कुल अजीब सी हो रही हैं और बोलने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा। घर का फंक्शन होता है और आपके ऊपर पूरी जिम्मेदारी हो तो क्या फील होता है आपको पता होगा, लेकिन आप लोगों का गैप ना हो जाए, काफ़ी मतलब तैयारी पीछे ना छूट जाए, इसलिए मैं वीडियो लेके आई हूँ। तो प्लीज़ आज के लिए मैनेज कर लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो आपको फिर से पहले के जैसे ही एक्साइटेड और मोटिवेटेड वे में मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हिच स्ट्रक्चर सेपरेटेड स्केला वेस्टिब्यूल एंड स्केला मीडिया ऑफ मैमेलियन ईयर।
स्तनधारी कान के स्केला वेस्टिबुलाई तथा स्केला मीडिया को कौन सी संरचना अलग करती है? रिसनर्स झिल्ली, टेक्टोरियल झिल्ली, बैसिलर झिल्ली या फिर टिम्पैनिक झिल्ली? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि रिसनर्स झिल्ली। रिसनर्स मेम्ब्रेन जो है ये स्केला वेस्टिबुला और स्केला मीडिया को अलग करती है। स्केला वेस्टिबुला और स्केला मीडिया को कौन अलग करता है? रिसनर्स मेम्ब्रेन। यही अगर आपसे पूछ लिया जाए स्केला मीडिया और स्केला टिम्पैनी को कौन अलग करता है, तो आपका जवाब हो जाएगा बैसिलर मेम्ब्रेन। स्केला मीडिया और स्केला टिम्पैनी को कौन? बैसिलर। और स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला मीडिया को कौन? रिसनर्स जो है ये अलग करता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हिच पिगमेंट्स डज हेल्प सम नॉक्चर्नल एनिमल्स टू सी एट नाइट? कुछ निशाचर जंतुओं को रात में देखने में कौन सा वर्णक मदद करता है? हीमोग्लोबिन, पोरफायरिन, गुआनिन या फिर हिपैरिन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गुआनिन। गुआनिन जो है ये क्रिस्टल के साथ कोराइड धारण की हुई कोशिकीय प्रकाश प्रतिबिंब सतह का निर्माण करता है जिसे टिम्पैनिक ल्यूसिडम कहते हैं। मंद प्रकाश में इससे प्रकाश किरणें रेटिना से वापस लौट आती हैं और उत्तेजना को बढ़ाती हैं, इसलिए रात्रिचर जंतु रात्र में देखने में सक्षम होते हैं। ठीक, ऑप्शन सी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व इज फाउंड ओनली इन एमनियोट्स? निम्नलिखित में से कौन सी कपाल तंत्रिका केवल एमनियोट्स में पाई जाती है? ग्लासोफ्रेंजियल, ट्राइजेमिनल, वेगस या फिर हाइपोग्लासस? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हाइपोग्लासस। हाइपोग्लासस कपाल तंत्रिका केवल एमनियोट्स में पाई जाती हैं और ये कितनी होती है? 12 पेयर। एमनियोट्स क्या होते हैं? एमनियोट्स जैसे मैमल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फोरामेन ऑफ मोर्नो इज एन अपर्चर बिटवीन? मोनरो का फोरामेन किसके बीच का छेद है? डायोसिल और मेटासिल, राइनोसिल और डायोसिल, लेटरल और तीसरा वेंट्रिकल यानी थर्ड वेंट्रिकल, या थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल? फोरामेन मोनरो ऑफ फोरामेन किसके बीच का गैप है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लेटरल एंड थर्ड वेंट्रिकल। लेटरल एंड थर्ड वेंट्रिकल। फोरामेन ऑफ मोनरो एक छिद्र है जो मस्तिष्क की जो कैविटी है उसमें पाई जाती है, और यह पार्स यानी पश्च वेंट्रिकल या सेकेंड वेंट्रिकल जिसे कहा जाता है या फिर जिसी को पैरासील कहा जाता है, इसी को देखिए पार्स वेंट्रिकल, पार्स वेंट्रिकल, सेकेंड वेंट्रिकल या फिर इसी को पैरासील के नाम से जाना जाता है, एक ही का नाम है। ठीक है, और इसके अलावा थर्ड वेंट्रिकल के मध्य पाया जाता है। ठीक, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्वस ह्यूमर इज सिक्रेटेड बाय? नेत्र जल स्रावित होता है कैसा? कोरॉइड, रेटिना, सिलियरली बॉडी या फिर लैक्रिमल ग्लैंड? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सिलियरली बॉडी। नेत्र जल का स्रावण पश्चाम भी शरीर के द्वारा होता है। नेत्र जल कॉर्निया और लेंस को पोषण प्रदान करता है या कॉर्निया और लेंस के बीच में जो है भरा होता है, और ये किसके द्वारा सिक्रेट होता है? तो सिलियरली बॉडी के द्वारा सिक्रेट होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। अगला, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ईयर ऑसिकल्स फ्रॉम टिम्पैनम ऑनवर्ड्स इज? मध्य कर्ण झिल्ली से कर्ण अस्थियों की आगे से व्यवस्था का सही क्रम क्या है? इसका जो इसे आप याद कर सकते हैं, एक ट्रिक होता है मिस। क्या होता है? मिस, यानी कि मेलियस, इनकस और स्टेप। मिस से इसको जो है आप याद कर सकते हैं, ये इसके क्रम होता है। ठीक है, मेलियस, इनकस और स्टेप्स, स्टेपीज या स्टेप्स। अगला, द ह्यूमन आइज कलर परसिपेशन इज डन बाय? मानव नेत्रों में रंग बोध किसके द्वारा होता है? कोन सेल, रॉड सेल, देखिए कोन सेल ओनली, रॉड सेल ओनली, बोथ कोन एंड रॉड सेल या फिर कोरॉइड लेयर सेल? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए कोन सेल। किसके द्वारा होता है? कोन सेल ओनली। ठीक है, ह्यूमन आइज में कलर का जो ज्ञान होता है, जो हमें अलग अलग कलर दिखते हैं, वो किसके उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? कोन सेल उसके लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, और जो रॉड सेल होती हैं, अगर पूछा जाए रॉड सेल किसके लिए जिम्मेदार होती है, तो रॉड सेल जो होती है ये अंधेरे में देखने के लिए जिम्मेदार होती है। किसके लिए? अंधेरे में देखने के लिए जिम्मेदार होती हैं। कोन सेल 3 होते हैं,
यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सेल कितने होते हैं, 3 होते हैं। अगला, द कोऑर्डिनेटेड बोन ऑफ द रेप्टिलियन अपर जॉ इज फाइलोजेनेटिकली रिलेटेड टू व्हिच ईयर ऑस्कल्स ऑफ मैमल्स। सरीसृप के ऊपरी जबड़े की चतुर्भुज हड्डी फाइलोजेनेटिक रूप से स्तनधारियों के किस कान की अस्थि से संबंधित है? मैलियस, कॉलुमेला, स्टेपीज या फिर इनकस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनकस। किससे संबंधित है? इनकस। सरीसृप के ऊपरी जबड़े की जो चतुर्भुज हड्डी है वो फाइलोजेनेटिक रूप से स्तनधारी के इनकस कर्ण हड्डी से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला, फाइंड आउट द राइट मैचिंग फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स। यानी कि यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा सही मैच है। पहला है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन जो है यह प्यूपिल से संबंधित है, पहला नहीं मैच है। दूसरा है कलर प्रेसिफिकेशन, तो अभी हम लोगों ने देखा था जो कोन सेल होती हैं वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, तो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तीसरा है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस क्या रॉड सेल की वजह से होती है? तो नहीं, नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होती, बल्कि रॉड सेल जो होता है वो रात में देखने के लिए, नाइट विजन के लिए जिम्मेदार होता है, ये गलत हो जाएगा। और चौथा है बाई बाई ऑकोंकुलर बीजर। ठीक है, आइरिस के कारण होता है, तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसमें जो सही है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। रंग धारण की क्षमता जो है वो कोन यानी कि शंकु की उपस्थिति के कारण होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। आइरिस आंख में प्रकाश के प्रवेश को नियंत्रित करता है। और जो आपका जो मंद प्रकाश है, मंद प्रकाश में नेत्र जो है, नेत्र की रॉड कोशिकाएं सक्रिय होती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका विभेदित होने के बाद विभाजित नहीं होती है? इंटरस्टिशियल सेल, नर्व सेल, ब्लड सेल या फिर गैंग्लियन सेल। कौन सी वो कोशिका है जो विभेदित होने के बाद डिवाइड नहीं होती, यानी डिवाइड होने के बाद डिफ्रेंसिएशन नहीं हो पाता उसमें? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्व सेल। कोशिका तंत्रिका विभेदित होने के बाद विभाजित नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो सेंट्रियोल होता है वो नहीं पाया जाता है, जो कोशिका को विभाजन करने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। आपको पता है जो सेंट्रियोल है वो दो अलग अलग एक स्पिंडल फाइबर से बनता है और अलग अलग एरिया में चला जाता है, जिससे कोशिका दो बराबर भागों में बट जाती है। इसमें जो है सेंट्रियोल नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड ड्यूरिंग नर्व इम्पल्स कंडक्शन इन द पीरियड ऑफ। आवेग संचालन के दौरान पूर्ण दुर्ध अवधि होती है। रिपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, बोथ रिपोलराइजेशन या फिर डीपोलराइजेशन, नाइदर रिपोलराइजेशन या डीपोलराइजेशन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रिपोलराइजेशन। आवेग संचारण के दौरान पूर्ण दुग्ध अवधि की जो अवधि है वो पुनः ध्रुवीकरण होती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। सिंपैथेटिक उत्तेजना जो है क्या है? तो उससे क्या होता है, दिल की धड़कन रोकती है, दिल की धड़कन तेज करती है। उपयुक्त दोनों कार्यों को भिन्न भिन्न परिस्थितियों में करती है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्सेलरेट हार्ट बीट। दिल की धड़कन तेज करती है, सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र दिल की धड़कन को तेज करती है। जबकि अगर आपसे पूछ लिया जाए पैरासिम्पैथेटिक, तो क्या करेंगे? तो पैरासिम्पैथेटिक जो है ये दिल की धड़कन को रोकता है। तेज कौन करता है? सिंपैथेटिक, और रोकता कौन है? पैरासिम्पैथेटिक। बात करें एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन की, तो ये भी हार्मोन्स हैं जो दिल की धड़कन को बढ़ाने का कार्य करते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, द लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व ऑफ फ्रॉग इज। मेढक की सबसे बड़ी कपाल तंत्रिका, ट्राइजेमिनल, वेगस, ग्लासोफेरेंजियल या फिर ट्रैक्लियर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वेगस। मेढक की सबसे बड़ी कपाल तंत्रिका जो है वो कौन सी है? वेगस है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेढक में जो है इसमें मिश्रित कपाल तंत्रिका पाई जाती है और ये 4 भागों में विभक्त किया जाता है, और इसमें जो सबसे बड़ी है वो वेगस है। अगला क्वेश्चन, मीबोमियन ग्लैंड और इंटेगुमेंटल ग्लैंड फॉर्म। मीबोमियन ग्रंथियां बाह्य त्वचीय ग्रंथियां हैं जो पाई जाती हैं इन आर्मपिट्स, ऑन द लिप्स ऑफ वजाइना एंड ग्लैंड पेनिस, द इन द पैसेज ऑफ एक्सटर्नल ईयर, ऑन द एजेस ऑफ आईलेट्स। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पलकों के किनारों पर। मीबोमियन ग्लैंड जो है वो बाह्य त्वचीय ग्रंथि है जो पलकों के किनारों पर पाई जाती हैं।
ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी को टार्सल ग्रंथियां भी कहा जाता है और ये लिपिड का स्राव करती हैं, जिससे आंसू जो है फिल्म की सतह पर बना रहता है। इन ग्रंथियों का पूछा जा सबसे पहले वर्णन किसने किया, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेनरिक मीबॉम। इन्होंने 1638 से 1700 तक कार्य किया और उसी में जो है इसको खोजा। अगला, माइलिन शीथ ढकती है मसल्स फाइबर, कोलेजन फाइबर, टेंडन या फिर नर्व फाइबर। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी नर्व फाइबर। माइलिन शीथ जो है ये तंत्रिका तंत्र को ढकती है। माइलिन प्राय एक्सॉन को घेर लेता है जो रैनवियर के नोड पर बंद हो जाता है, मैंने आपको दिखाया था अभी, और इससे तंत्रिका आवेग की गति जो है वो बढ़ जाती है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, यानी कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है। पहला है टिम्पैनिक, ऑर्टिकुलर, मैलियस एंगुलर, स्टेपिस, हायोमैंडिबुलर या फिर इनकस कॉन्वेला। तो इसका जो आपको बता दें, जो हमारा कान होता है इसमें 3 प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं, मैलियस, इनकस और स्टेपिस। जो मैलियस होता है, मैलियस वो आर्टिकुलर होता है, तो ये दोनों ही मिसमैच हो गए। स्टेपिस जो होता है, स्टेपिस ये हायोमैंडिबुलर होता है और ये सबसे छोटी हड्डी होती है। और इनकस जो होता है, इनकस ये क्वाड्रेटेड होता है। कैसा होता है, क्वाड्रेटेड होता है इनकस। इनकस कैसा होता है, क्वाड्रेटेड होता है। ये भी गलत हो गया, ये भी दोनों गलत हो गए, सही हो गया ऑप्शन सी। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देना है, टिम्पैनिक जो होता है ये मेम्ब्रेन होता है। टिम्पैनिक का स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, जीआईसी और बिहार पीजीटी की जो हमारी ये क्लास चल रही है, जिसमें हम लोग नर्वस सिस्टम के टॉपिक कंसिडर कर रहे हैं, अभी तक इसमें 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आगे आज हम लोग उससे आगे के क्वेश्चन देखेंगे। आई होप सो आप लोग आगे की वीडियो देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इसी चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट के माध्यम से सारी वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बिहार टीआरई की एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चाहे आप 6 to 8, 9, 10 या 11, 12 कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, सब में ये आपके हेल्पफुल रहेंगे। क्योंकि अभी आपने हाल फिलहाल देखा होगा एस्टेट का जो इस बार का पेपर हुआ है, एस्टेट मतलब बिहार में एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है, जिसको क्वालिफाई करने के बाद ही आप पीजीटी और टीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि इस बार और एग्ज़ाम की अपेक्षा, यानी टीआरई 1, 2, 3 की अपेक्षा इस बार एस्टेट का लेवल जो था वो थोड़ा हाई था। इसलिए अब आपको भी अपना लेवल थोड़ा हाई रखते हुए आगे बढ़ना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से अपना क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व इज मिक्स्ड, सेंसरी एंड मोटर बोथ। निम्नलिखित में से कौन सी कपाल तंत्रिका मिश्रित है, संवेदी और मोटर दोनों। यानी कि वो कौन सी कपाल तंत्रिका है जो संवेदी और मोटर दोनों है। पहला है आक्लोमोटर, ऑडिटरी, ट्रैक्लियर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से आपको इसका सही जवाब बताना है कि इसमें से वो कौन सी क्रैनियल नर्व है जो आपको सेंसरी और मोटर दोनों टाइप को देखने को मिलती है, यानी मिक्स टाइप का देखने को मिलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, ठीक है। मिश्रित कपाल तंत्रिका जो है उसका नाम ट्राइजेमिनल संवेदी ट्राइजेमिनल है। क्या नाम है उसका, ट्राइजेमिनल है, उसका नाम ट्राइजेमिनल है। और जो संवेदी और मोटर दोनों प्रकार की होती है। ऑक्लोमोटर व अगर बात करें हम ट्राइक्लियर की, तो ये मोटर कपाल तंत्रिका है, जबकि ऑडिटरी जिसे आप श्रवण कहते हैं ये तंत्रिका संवेदी है, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और जीआईसी के लिए मैंने बहुत अच्छा एक शॉर्ट वीडियो में, मतलब थोड़े से कम टाइम में जीआईसी की प्रिपरेशन कैसे करें, क्या करें, मैंने बताया हुआ। बहुत जल्द हम बिहार टीआरई एग्ज़ाम पीजीटी के लिए भी बुक के साथ, सिलेबस के साथ, बुक के साथ सारी चीज़ें लेकर आने वाले हैं। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वहाँ से आपको काफ़ी कुछ हेल्प होगा कि सिलेबस क्या होगा, माइनस मार्किंग क्या है, पैटर्न क्या होगा, बुक कौन सी हमें पढ़नी है, सब कुछ डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, परकंजे सेल आर फाउंड इन, परकंजे कोशिकाएं पाई जाती हैं सेरिबेलम, गैंग्लिया, हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी ग्लैंड। परकिंजे सेल कहाँ पाई जाती है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पुरकिंजे फाइबर या पुरकिंजे सेल जो है, सॉरी पुरकिंजे फाइबर अलग होता है। परकंजे सेल जो है ये स्तनधारियों के मस्तिष्क के सेरिवेलम में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, ह्यूमन का जो ब्रेन होता है उसके सेरिवेलम में पाई जाती है। परकिंजे कोशिकाएं गावा, यानी जिसे आप गावा ऐसे देखा होगा लिखा हुआ GAVA, इसका फुल फॉर्म होता है गामा एमिनो ब्यूटारिक अम्ल, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इस
जो गाबा होता है नामक एक न्यूरोट्रांसमीटर स्रावित करती है जो कुछ न्यूरॉन्स पर निरोधात्मक क्रिया करती है और इस तरह तंत्रिका आवेग के संचरण को कम करती है। ठीक है, परकिंजे फाइबर क्या करती है, तंत्रिका आवेग के संचरण को कम करती है। किसके माध्यम से, गाबा के माध्यम से। गाबा क्या है, गामा अमीनो ब्यूटेरिक अम्ल इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह ह्यूमन ब्रेन के सेरिबेलम में पाया जाता है। अगला, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन इन मैमल्स इज कंट्रोल्ड बाय, स्तनधारियों में पेशी समन्वय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, सेरिब्रम, सेरिवेलम, कॉर्पस कोलोसम या फिर मेडुला ऑब्लंगाटा। पेशी समन्वय यानी कि मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, मसल कोऑर्डिनेशन किसके माध्यम से किया जाता है, तो मसल कोऑर्डिनेशन करने का जो कार्य करता है हमारे ब्रेन का सेरिवेलम करता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सेरिवेलम जो है ये मस्तिष्क के पिछले हिस्से में पाया जाता है। ठीक है, बात करें कार्पस कैलोशम की, तो ये जो स्तनधारी होते हैं, जो मैमल्स होते हैं, उनके मस्तिष्क की विशेषता होती है और सेरिब्रम क्षेत्र में पाया जाता है ये। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कार्पस कैलोसम कनेक्ट, कार्पस कैलोसम किसको जोड़ता है, टू सेरिब्रम है, सेरिब्रल। देखिए सेरिब्रम और सेरिब्रम में कंफ्यूज नहीं होना है, एक होता है सेरिब्रम, एक होता है सेरिब्रल, एक होता है सेरिबेलम, कंफ्यूज नहीं होना है तीनों में। ठीक है, यहाँ पे दिया है कार्पस कैलोशम कनेक्ट, दो मतलब टू सेरिब्रल हेमीस्फीयर को कनेक्ट करता है, या डाई इंसेफेलॉन व मिड ब्रेन को कनेक्ट करता है, पोन्स और मेडुला को करता है, या मेडुला एंड स्पाइनल कॉर्ड को करता है। किसको करता है, तो हमने अभी आपको बताया था ये सेरिब्रल में पाया जाता है और ये दो सेरिब्रल को कनेक्ट करता है। ऑप्शन और सेरिब्रम के क्षेत्र में पाया जाता है, सेरिब्रल में नहीं, सेरिब्रम में पाया जाता है और दो सेरिब्रल को आपस में कनेक्ट करता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि कार्पस कैलोशम दोनों प्रमस्तिष्क, गोलार्ध प्रमस्तिष्क यानी कि अभी जो आपने देखा यहाँ पे सेरिब्रल को जोड़ता है। प्रमस्तिष्क जो होता है, जो सेरिब्रल होता है, इसी को बुद्धि का केंद्र कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि बुद्धि का केंद्र कौन सा है, तो सेरिब्रल ही बुद्धि का केंद्र होता है। मनुष्य और जितने भी बड़े जंतु होते हैं जिनमें बुद्धि काम करती है, उनके 80% उनके जो ब्रेन होता है उसके 80% भाग में ये अकेला फैला होता है। कौन, सेरिब्रल। ठीक है, और ये क्या करता है, मस्तिष्क यानी बुद्धि का कार्य करता है और इन्हीं दो सेरिब्रल को आपस में कनेक्ट करने का कार्य कार्पस कैलोशम करता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन निसंकोच आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अपनी राय देने के लिए आप स्वतंत्र हैं। जैसे हमारे पास एक कमेंट आया हुआ है नीलम यादव जी का, उन्होंने कहा है मैम फटाफट से सारे जितने भी क्वेश्चन जितने भी टॉपिक बचे हैं कंप्लीट करा दीजिए। तो नीलम यादव जी आपसे कहना चाहूँगी, मैं एज सून एज पॉसिबल आपको सारी चीज़ें, मतलब जैसी एग्ज़ाम आपको 14 तारीख को है उसके पहले सारी चीज़ें कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करूँगी। सबसे पहले हम लोग जूलॉजी ख़त्म कर लेते हैं। जूलॉजी में बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं बचा, वीडियो को थोड़ा लंबा करते हुए हम जो है जूलॉजी को कवर कर लेंगे। उसके बाद हम बॉटनी में जो भी टॉपिक बचे उनको भी कवर करा देंगे। बस पेशेंस के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहें और जैसे ही ये खत्म होता है हम तुरंत अपनी बिहार टीआरई 4.0 पीजीटी टीजीटी एग्जाम की तैयारी में लग जाएंगे। निसंकोच आपको जो भी बुक पढ़नी होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, वो बुक मेरे द्वारा आपको सॉल्व करा दी जाएगी। जिससे क्या होगा, आपके टाइम का भी बचत होगा। आप कभी कभी ऐसा होता है कि बुक हमारे पास होते हुए भी हमारा पढ़ने का मन नहीं होता है, तो अगर आपको वीडियो मिल जाएगा उस बुक का और विद एक्सप्लेनेशन, तो आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। और उसके साथ साथ जिन बच्चों के पास बुक खरीदने के पैसे नहीं होते उनको भी वो वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, बस आप पेशेंस के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको किस समय क्या चीज़ की ज़रूरत है, कौन सी बुक पढ़नी है, क्या है, वो हमें कमेंट कर करके बताते रहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व इज नॉट अ मोटर नर्व, निम्नलिखित में से कौन सा कपाल तंत्रिका मोटर नर्व नहीं है, 2, 3, 4 या फिर 8, कौन सा नहीं है, 8 नहीं है, वो 7 है, कौन सा नहीं है। तो आपको नर्व के बारे में बता देते हैं। एक होता है, देखिए जो क्रेनियल नर्व होता है, क्रेनियल नर्व, इसी को ऑप्टिक नर्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑप्टिक नर्व कहा जाता है। यह संवेदी प्रकृति का होता है। कैसा होता है, संवेदी प्रकृति का होता है। एक होता है संवेदी क्रेनियल नर्व, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक मिनट मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। संवेदी क्रेनियल नर्व, संवेदी क्रेनियल नर्व जो होता है वो 1, 2 और 8 होता है। मोटर क्रेनियल नर्व 3, 4, 6, 12, 11 और 12 होता है। इसके अलावा मिश्रित क्रेनियल नर्व 5, 7, 9 और 10 होता है।
ये होता है, ठीक है। और यहाँ पे पूछा कौन सा कपाल तंत्रिका मोटर नर्व नहीं है, कौन सा मोटर नर्व नहीं है, तो यहाँ पे ये वाला, ये देखिए ये मोटर नर्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्रेनियल नर्व है और क्रेनियल नर्व को ही ऑप्टिक नर्व कहा जाता है। ये मोटर नर्व नहीं है क्योंकि ये संवेदी प्रकृति का होता है। कैसा? संवेदी प्रकृति का। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके अलावा आपका जो है मोटर नर्व में कौन कौन सा आता है? 3 4, 3 दिया है, 4 दिया है। इसके अलावा आपका ये कितना लिखा हुआ है? 12 है ना? ये 12 है, सॉरी मैंने गलत पढ़ दिया था, ये 12 है। 12 और 11 और 6 ये सारे जो है ये आपके मोटर नर्व में आते हैं। मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन को गलत पढ़ा, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। यहाँ पे लिखा है तंत्रिका मोटर नर्व नहीं है। कौन सा मोटर नर्व नहीं है? तो सेकंड वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्रेनियल नर्व है। 1 2 और 8 क्रेनियल नर्व है, 5 7 9 10 ये मिश्रित नर्व है, और मोटर नर्व जो है वो 3 4 6 11 और 12 ये मोटर नर्व के अंतर्गत आता है, ठीक है। एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, उसके लिए सॉरी। अगला क्वेश्चन है द स्मॉल रीजन ऑफ रेटिना हैविंग मेनली कोन्स इज कॉल्ड। रेटिना का वह छोटा सा क्षेत्र जिसमें मुख्य रूप से शंकु होते हैं कहलाता है, क्या कहलाता है? फोविया सेंट्रलिस, ब्लाइंड स्पॉट, बाइपोलर न्यूरॉन या फिर आइरिस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए फोबिया सेंट्रेलिस। फोबिया सेंट्रेलिस को ही एलो स्पॉट कहा जाता है। ब्लाइंड स्पॉट अलग होता है, एलो स्पॉट अलग होता है। एलो स्पॉट पर केवल कोन होते हैं, कोन यानी कोन सेल उपस्थित होता है, शंकु जिसे कहा जाता है, और ये प्रकाश में कार्य करते हैं। आइरिस, आइरिस की अगर बात करें, आइरिस क्या है? तो जिस तरह आप कैमरा देखते हैं, कैमरा, वही कैमरे का कार्य हमारी आंखों में आइरिस करता है और प्यूपिल के व्यास को नियंत्रित करता है। बाकी इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विशुद्ध रूप से एक मोटर तंत्रिका है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्योरली अ मोटर नर्व? कौन सा है? ऑल्फैक्टरी, एब्ड्यूसेंस, ट्राइजेमिनल या फिर ऑडिटरी? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एब्ड्यूसेंस। एब्ड्यूसेंस 6वीं क्रेनियल नर्व है, यानी छठे नंबर की क्रेनियल नर्व है, और ये मोटर नर्व है क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था 3 4 6 11 और 12 ये इतने मोटर नर्व थे। बात करें ऑल फैक्ट्री की, तो ये फर्स्ट क्रेनियल नर्व है। ऑल फैक्ट्री फर्स्ट क्रेनियल नर्व है और फर्स्ट क्रेनियल नर्व संवेदी होता है। और अगर हम बात करें क्या बोलते हैं, मिश्रित नर्व, अभी आपको एक क्वेश्चन में देखने को भी मिला था मिश्रित संवेदी नर्व कौन सा है? तो ट्राइजेमिनल जो है वो मिश्रित संवेदी नर्व है। यहाँ पे इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो पूरी तरह से ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, द 6th क्रेनियल नर्व इज वर्टिब्रेट इज। कशेरुकियों में छठी कपाल तंत्रिका कौन सी है? देखिए छठी कपाल तंत्रिका 2 बार 3 बार एग्जाम में देखने को मिला है, आपको बहुत अच्छे से ध्यान दे लेना है कि छठी कपाल तंत्रिका जो है वो यही है, एब्ड्यूसेंस। एब्ड्यूसेंस जो है ये छठी कपाल तंत्रिका है, और छठी कपाल तंत्रिका जो होती है वो मोटर क्रेनियल नर्व के अंतर्गत आती है। 3 4 6 11 और 12 ये इतने मोटर क्रेनियल नर्व के अंतर्गत आते हैं, और छठी वाली जो है 6 वाली जो है इसी को एब्ड्यूसेंस कहा जाता है, ठीक है। एब्ड्यूसेंस मस्तिष्क से नेत्र गोलक की बाहरी रेक्टस पेशियों में पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका पूरी तरह से सही जवाब हो जाएगा। अगला, एपिडाइमल कोशिका पाई जाती है। एपिडाइमल कोशिका कहाँ पाई जाती है? ब्रेन, किडनी, लीवर या फिर एपिडाइमिस। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है एपिडाइमिस से, एपिडिडाइमिस से कंफ्यूज नहीं होना है। एपिडाइमल जो सेल होता है वो ब्रेन में पाया जाता है, मस्तिष्क में पाया जाता है। सब कोशिकाएं सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के चारों ओर पाई जाती हैं, और यह सेरिब्रो स्पाइनल द्रव्य यानी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का स्रावण करती हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऐसे ऑप्शन एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है, लेकिन आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। पीजीटी एग्जाम के बाद आपको पूरी तरह से चौकन्ना हो जाना है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन, वेंट्रिकल्स ऑफ द वर्टिब्रेट ब्रेन आर लाइंड बाय सेल कॉल्ड। कशेरुकी मस्तिष्क के वेंट्रिकल जिन कोशिकाओं द्वारा पंक्तिबद्ध होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? एपिडाइमल कोशिका, एपिडाइमल सेल, न्यूरॉन्स, न्यूरोगैंग्लिया या फिर स्वान सेल। सही जवाब ऑप्शन ए, एपिडाइमल सेल। कशेरुकी मस्तिष्क के वेंट्रिकल यानी कि वेंट्रिकल्स ऑफ द वर्टिब्रेट ब्रेन जिससे लाइंड होते हैं, जिन कोशिकाओं द्वारा पंक्तिबद्ध होते हैं उन्हीं को एपिडाइमल सेल कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। अगला, यूस्टेशियन ट्यूब कनेक्ट, यूस्टेशियन ट्यूब जोड़ता है। यूस्टेशियन ट्यूब किसको किसको जोड़ता है? फेरिंग्स विद मिडिल ईयर। पहला ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि मध्य कड़ के साथ ग्रसनी को जोड़ता है। ग्रसनी यानी फेरिंग्स एक ट्यूबनुमा संरचना होती है जहाँ से वायु और भोजन दोनों आते हैं,
फेरेंक्स के द्वारा वायु आता है और इसी के पैरेलल एक होता है फूड पाइप जहाँ से भोजन आता है, ठीक है। और यूस्टेशियन ट्यूब जो है ये मिडिल ईयर और फेरेंक्स को आपस में जोड़ता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यूस्टेशियन ट्यूब कहाँ पाया जाता है, तो ये हमारे कानों के बीच ही पाया जाता है। यहाँ पे आप देखिए, एक मिनट, ये देखिए डायग्राम के माध्यम से ये हमारे कान का इंटरनल दिखाया गया है, जिसमें देखिए यहाँ पे ये जो ऐसे राउंड कभी कभी दे देता है, जो राउंड संरचना होती है क्या होती है, ये कॉक्लिया होती है। ये सेमी सर्कुलर कैनाल होता है, ये सेमी सर्कुलर कैनाल है। ये आपका ईयर ड्रम है, ईयर ड्रम जो इसे कान का पर्दा कहा जाता है। और ये आपका यूस्टेशियन ट्यूब है। इसी के जस्ट नीचे फेरिंग होता है और ये यूस्टेशियन ट्यूब फेरिंग और ये आपका जो ये है क्या कहते हैं कान, दोनों को आपस में जोड़ता है, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है वो ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक मिनट, ऑप्शन भी देख लेते हैं ना। पहला है, इस टाइप के क्वेश्चन पर आपको विशेष ध्यान देना है क्योंकि अब लेवल थोड़ा हाई हो रहा है एग्जाम का। अब आपको अपना भी लेवल थोड़ा हाई करना पड़ेगा। बहुत जल्द जैसे ही जीआईसी का एग्ज़ाम ख़त्म होता है, मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए थ्योरी क्लासेस लाने की। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना इंटरेस्ट जाहिर करिएगा। मैं बहुत अच्छे से फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम पेड बैच की तुलना में, मतलब पेड बैच से कम नहीं होंगी वो क्लासेस, थ्योरी क्लासेस जो मैं लेकर आऊँगी। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं वो बहुत जल्द लेकर आने वाली हूँ। मैंने सोचा है, लेकिन उसके लिए मुझे आप लोग के सहयोग की ज़रूरत है और सहयोग के लिए आप लोगों का कमेंट ज़रूरी है। और आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि आप लोग को थ्योरी क्लासेस चाहिए या नहीं। और इसके साथ साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ये आपका अपना परिवार है, इसे ग्रो कराना आपकी जिम्मेदारी है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहला है एंगुलर, आर्टिकुलर, हायोमैंडिबुलर व क्वाड्रेट। इसको आपको मैच करना है। तो देखिए एंगुलर क्या है, एंगुलर जो है ये टिम्पैनिक से मैच हो जाएगा। एंगुलर क्या है, टिम्पैनिक। आर्टिकुलर क्या है, आर्टिकुलर मैलियस। हायोमैंडिबुलर, हायोमैंडिबुलर स्टिपीज। और क्वाड्रेट जो है वो इनकस। कान की हड्डियों को याद करने का क्रम होता है मिस, मैलियस, इनकस, स्टिपीज। और इन्हीं से जुड़ा हुआ है ये चीज़ें। मैलियस से जुड़ा है आर्टिकुलर, इनकस से जुड़ा हुआ है आपका क्वाड्रेट, और स्टिपीज से जुड़ा है हायोमैंडिबुलर, ठीक है। स्टिपीज से क्या जुड़ा है, हायोमैंडिबुलर। यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी दे देता है कि इनके साइज के अनुसार इसको जो है क्रम से लिखिए, तो आप मिस याद कर लेंगे। मिस, वैसे पूरे मानव बॉडी की सबसे छोटी हड्डी स्टिपीज होती है और कान की भी सबसे छोटी हड्डी स्टिपीज ही होती है। मिस यानी एम से हो गया मैलियस, इनकस और स्टिपीज, ठीक है। अब इसको, इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। पहले का हमने मिलाया 4, पहले का 4 केवल ऑप्शन डी में ही दिया है। ऑप्शन एलिमिनेशन के माध्यम से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, रोडोप्सिन इज फाउंड इन, रोडोप्सिन पाया जाता है स्किन, ब्रेन, आइज या लीवर। रोडोप्सिन कहाँ पाया जाता है, तो हम सभी को पता है रोडोप्सिन जो है ये मानव आँख में पाया जाता है, ठीक है। जो मानव आँख को देखने के लिए ग्राही बनाता है, आँख की रेटिना में पाई जाने वाली जो रॉड कोशिकाएं होती हैं उसमें सबसे प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है और इसी रोडोप्सिन को जी प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। या दृष्टि के लिए यानी देखने के लिए फोटो रिसेप्टर के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है, यानी यहाँ पे आपको बताना है कौन सा मिलान सही है। पहला है सेकंड कपाल तंत्रिका वेगस, सेकंड क्रेनियल नर्व वेगस। क्या सेकंड क्रेनियल नर्व वेगस है, तो सेकंड जो कपाल तंत्रिका है, क्रेनियल नर्व है, उसे ऑप्टिक तंत्रिका कहलाती है, वेगस नहीं कहलाती है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा है वी क्रेनियल नर्व हर्ट, यानी कि 5 क्रेनियल नर्व जो है वो हर्ट है, ये भी गलत है। 8 क्रेनियल नर्व लोअर जा मसल्स, ये भी गलत है। और ये दिया हुआ है 6 क्रेनियल नर्व जिसे एब्डुसेंस कहा जाता है। एक मिनट रुकिए, 6 क्रेनियल नर्व, 6 क्रेनियल नर्व एक्सटर्नल रेक्टर मसल्स ऑफ द आइज, यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और इसी को एब्डुसेंस कहा जाता है। 6 क्रेनियल नर्व, आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, इसे एब्डुसेंस कहा जाता है और यह आंख की बाहरी रेक्टस पेशी के विपरीत होती है, ठीक है। इसको आपको ध्यान देना है, यहाँ से बहुत तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जा चुके हैं। अगला, द हालो इंटीरियर ऑफ द सेरिब्रम इज कॉल्ड, प्रमस्तिष्क जिसे सेरिब्रम कहते हैं, सेरिब्रम के खोखले आंतरिक भाग को क्या कहा जाता है। सेरिब्रम में जो खोखला आंतरिक भाग होता है उसे क्या कहेंगे, तो इसे लैटरल वेंट्रिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लैटरल वेंट्रिकल कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एरिया ऑफ रेटिना इज ह्यूमन आई कनेक्टिंग ओनली कोन सेल इज कॉल्ड, मानो आंख के केवल शंकु कोशिकाओं वाले रेटिना क्षेत्र को क्या कहा जाता है, पैक्टिन, टेप्टम, मैकुला लुटिया या फोबिया सेंट्रलिस।
इसका जो सही जवाब हो जाएगा, अभी हम लोगों ने देखा था, इसी को मैकुला लूटिया कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। मानो आंख के केवल कोन सेल यानी कि जो शंख कोशिकाएं होती हैं और रेटिना क्षेत्र को मैकुला लूटिया कहा जाता है। मैकुला लूटिया को एक और नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से? इसे फोबिया, मैकुला फोबिया भी कहा जाता है। यह रेटिना के केंद्र में पीला अंडाकार स्थान होता है। इसमें रक्त वाहिकाएं तथा तंत्रिका तंतु होते हैं। इसे येलो स्पॉट भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्तनधारियों के निचला जबड़ा सीधे स्क्वेमोसल से जुड़कर एक ऑटोस्टालिक सस्पेंस बनाता है, क्यों बनाता है? क्वाड्रेट बोन्स इज एब्सेंट, आर्टिकुलर बोन इज एब्सेंट, बोथ क्वाड्रेट एंड आर्टिकुलर बोन्स आर एब्सेंट, या फिर टेरिगॉइड इज एब्सेंट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। स्तनधारियों में निचला जबड़ा सीधे स्क्वेमोसल से जुड़कर एक ऑटोस्टैलिक सस्पेंस बनाता है, क्योंकि क्वाड्रेट तथा आर्टिकुलेट दोनों हड्डियां जो हैं, दोनों मसल्स जो है, दोनों बोन्स जो हैं वो अनुपस्थित होती हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला, इक्विडक्ट ऑफ सिलिवियस अकर्स इन, सिलिवियस का इक्विडक्ट होता है आइज, हार्ट, ब्रेन या एयर। तो सही जवाब ऑप्शन सी ब्रेन। सिलिवियस का एक्विडक्ट मस्तिष्क में होता है। यह एक संकीर्ण 15 mm नली है जो सेरिब्रो स्पाइनल यानी जिसे आप CSF कहते हैं, फ्लूइड को तीसरे वेंट्रिकल तथा चौथे वेंट्रिकल के बीच प्रवाहित होने की अनुमति देता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला, निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को देखने में कठिनाई महसूस करता है? लेंस के बारे में मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बता दूंगी जिसको आपको याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। देखिए, यहाँ पे पूछा है कि दूर की वस्तु देखने में जब कठिनाई होती है, जब दूर की वस्तु देखने में कठिनाई होगी तो आप ध्यान दीजिएगा, इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? दूर की वस्तु देखने में कठिनाई होगी तो ये क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष। और निकट जब आप छोटा बड़ा पढ़ेंगे ना, क्रम से छोटा बड़ा छोटी बड़ी, तो सबसे निकट आपको मिलेगा छोटा आ। छोटा आ पहले मिल जाएगा। निकट दृष्टि दोष के लिए छोटा आ पहले, यानी कि अवतल लेंस। और जब आप निकट की वस्तु देखने में कठिनाई होती है तो उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। और ऊ जो है वो दूर है, यानी कि उत्तल लेंस। अब यहाँ पे दूर की वस्तु देखने में निकट दृष्टि दोष, और निकट सबसे पहले क्या आता है? अवतल लेंस। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये एक ट्रिक है, अगर आपके माइंड में रहे तो इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर में तंत्रिका आवेग की गति नॉन माइलेटेड फाइबर की तुलना में तेज होती है, क्योंकि क्रिया क्षमता सुचारू रूप से चलने के बजाय एक नोड से दूसरे नोड में जंप करती है। इस प्रकार के चालन को कहा जाता है, इस प्रकार के चालन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, देखिए। पहला ऑप्शन है साइलेटरी चालन, एक्साइटेटरी चालन, सक्रिय चालन, या फिर निरोधात्मक चालन। इस प्रकार के चालन को क्या कहेंगे? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए साल्टेटरी कंडक्शन। साल्टेटरी कंडक्शन। माइलिनेटेड नर्व फाइबर में तंत्रिका आवेग की गति नॉन माइलेटेड फाइबर की तुलना में तेज होती है, क्योंकि क्रिया क्षमता सुचारू रूप से चलने के बजाय एक नोड से दूसरे नोड में जंप करती है। इस प्रकार के चालन को क्या कहा जाता है? इस प्रकार के कंडक्शन को क्या कहते हैं? साल्टेटरी कंडक्शन कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव आंख का प्रकाश संवेदनशील वर्णक कहलाता है। लाइट सेंसिटिव पिगमेंट ऑफ ह्यूमन आइज इज नोन एज। क्या कहलाता है? संवेदनशील पिगमेंट क्या कहलाता है? पहला है ट्रोपोनिन, रोडोप्सिन, विटामिन ए, या फिर मेलानिन। क्या कहलाएगा? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आप बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रोडोप्सिन। क्या कहलाएगा? रोडोप्सिन। क्या कहलाएगा? रोडोप्सिन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मानव आंख का प्रकाश संवेदनशील वर्णक रोडोप्सिन कहलाता है। रोडोप्सिन जो है पिगमेंट मानव नेत्र की रेटिना पर स्थित कोशिकाओं में पाया जाता है, और क्या कहते हैं, ये जैविक वर्णक होता है। कैसा होता है? जैविक वर्णक होता है। अगला क्वेश्चन, इन सिंपैथेटिक नर्व टर्मिनल न्यूरॉन ट्रांसमिटेड आर। अनुकंपी तंत्रिकाओं में टर्मिनल न्यूरो ट्रांसमीटर है एड्रेनिल व नॉर एड्रेलिन, एसिटिल कोलिन व कोलिन एस्टरेज, कोलिन एस्टरेज व एड्रेनिल, नॉर एड्रेलिन व एसिटिल कोलिन। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, नॉर एड्रेलिन व एसिटिल कोलिन।
अनुकंपी तंत्रिकाओं में टर्मिनल न्यूरोट्रांसमीटर नॉरएड्रेनालिन और एसिटिलकोलिन होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, द ट्राइजेमिनल नर्व ऑफ वर्टिब्रेट इज द, कशेरुकियों की ट्राइजेमिनल तंत्रिका है फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ या सेवंथ। ट्राइजेमिनल कैसी होती है, तो ये मिक्स्ड होती है, मैंने आपको बताया। और ये कैसी होती है, कौन से नंबर की है, तो ये फिफ्थ क्रेनियल नर्व है ट्राइजेमिनल, और यह मिश्रित होती है, मिक्स्ड प्रकार की होती है। यह आंख की पलकों से होकर ऊपरी जबड़ों तथा निचले जबड़ों तक फैली होती है। ठीक है, कहाँ से, आईलिड जो होती है, आंख की जो पलकें होती है वहाँ से लेकर ऊपरी जबड़े और नीचे जबड़े तक फैला होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्टपीज इज द नेम ऑफ, स्टपीज क्या है, एक टिश्यू, एक साइंटिस्ट, एक बोन या फिर एक एनिमल। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको हर कोई कर ले जाएगा। स्टपीज हमारे ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी हड्डी होती है और कान में पाई जाती है, या एक बोन है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, सेकंड, फोर्थ एंड 12 क्रेनियल नर्व आर नेम्ड, दूसरी, चौथी और 12वीं कपाल तंत्रिका का नाम बताइए। दूसरी, चौथी और 12वीं कपाल तंत्रिका, इसका नाम बताइए। तो दूसरी जो कपाल तंत्रिका उसे ऑप्टिकल कहते हैं, ऑप्टिक कहते हैं। फोर्थ वाली को ट्राइक्लियर कहते हैं, फोर्थ वाली को क्या कहेंगे, ट्राइक्लियर कहेंगे। और जो 12th वाली होती है उसे हाइपोग्लासेस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोग्लास, हाइपोग्लास कहते हैं। तो ऑप्टिक, ट्राइक्लियर और हाइपोग्लास, ऑप्शन डी में आपको देखने को मिल रहा है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्रेनियल नर्व के आपको नाम भी याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट 6th वाला है, उसके अलावा आप इन सबके नाम भी ध्यान में रखिएगा। अगला, वाइट्रस ह्यूमर इज अ कलरलेस फ्लूइड प्रेजेंट इन द, वाइट्रस ह्यूमर एक रंगहीन द्रव है जो किसमें मौजूद होता है। ऑप्शन ईयर, आइज, नोज या हार्ट। तो हमने बताया था आपको कि आंखों में जो पानी भरा रहता है उसी को वाइट्रस ह्यूमर कहते हैं, और यह लेंस और रेटिना के बीच में एक चिपचिपा मैट्रिक्स होता है। तो ये कहाँ पाया जाएगा, हमारी आंखों में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला, द नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व इज मैमल्स इन, स्तनधारियों में कपाल तंत्रिका की संख्या कितनी होती है, कितनी होती है, ये सब तो आप सभी को पता होगा कि कितनी होती है, 12 होती हैं, 12 पेयर होती हैं। अगर वैसे पूछ लिया जाए तो 24 होती हैं, पेयर में 12 होती हैं, जिसमें मोटर, संवेदी, मिश्रित 3 प्रकार की होती है। अगर आपसे फिशेज में पूछ लिया जाए, फिशेज और एम्फीबियंस में कितनी होती है, तो फिशेज और एम्फीबियंस में 10 पेयर होती हैं। कितनी होती है, 10 पेयर। और मैमल्स में कितनी होती है, 12 पेयर होती हैं। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ द ह्यूमन ईयर वेयर साउंड इज ट्रांसड्यूस इन, मानव कान का वह भाग जहाँ ध्वनि का संचरण होता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ईयर बोन, सेमी सर्कुलर कैनाल या फिर कॉक्लिया। तो मानव कान का वह भाग जहाँ ध्वनि संचरित होता है क्या कहलाता है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। एक मिनट हो जाइए, ऑप्शन बी, हाँ, ईयर बोन, ईयर बोन। ठीक है, कहाँ होगा, ईयर बोन। अगर बात करें कॉक्लिया की, कॉक्लिया मानव कान का वह भाग है जहाँ ध्वनि का संचरण होता है। एक मिनट हो जाइए, इसका सही जवाब डी होना चाहिए। ठीक है, बी नहीं, डी होना चाहिए। कॉक्लिया, कॉक्लिया जो एक ऐसे मैंने आपको दिखाया था, एक ऐसे राउंड संरचना थी, इसी को कॉक्लिया कहा जाता है। ठीक है, मस्तिष्क के जो रिले होते हैं, मस्तिष्क को रिले करने के लिए कंपन तंत्रिका आवेग में परिवर्तन कॉक्लिया में होता है। और जो आपका कॉक्लिया है ये आंतरिक कान में पाया जाता है और ये ऑडिटरी ट्रांसडक्शन प्रक्रिया में भाग लेता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द एरिया ऑफ मैमेलियन आइज क्लोजली पैक्ड विद कोन्स इज कॉल्ड, स्तनधारी आंख का वह क्षेत्र जो शंकुओं से क्लोजली पैक्ड होता है क्या कहलाता है। यानी कि स्तनधारियों का वह क्षेत्र, स्तनधारी आइज का वह क्षेत्र जो कोन्स से यानी शंकु से पूरी तरह से पैक्ड होता है क्या कहलाता है। ऑप्टिक डिस्क, मैकुला लूटिया, फोबिया सेंट्रलिस या फिर स्केल मीडिया। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, मैकुला लूटिया। वो क्या कहलाएगा, मैकुला लूटिया। इसे येलो स्पॉट भी कहते हैं, इसमें चमकदार व रंगीन छवि होती है, इसे पीत बिंदु भी कहा जाता है। ठीक है, येलो स्पॉट यानी पीला धब्बा या पीत बिंदु भी कहते हैं मैकुला लूटिया को। अगला, क्रेनियल नर्व व्हिच इज रिस्पॉन्स फॉर ब्रिंगिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनल ईयर इज कॉल्ड, कपाल तंत्र का जो आंतरिक कान से सूचना लाने के लिए जिम्मेदार है कौन सी है। 8, 3, 6 या फिर 7। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 क्रेनियल नर्व जिसे ऑडिटरी तंत्रिका तंत्र कहते हैं या संवेदी तंत्रिका है और आंतरिक कान से सूचना लाने के लिए जिम्मेदार होती है। इसकी तंत्रिका कोशिका 2 स्थानों पर स्थित होती है। बात करें अगर हम थर्ड वाले की, तो थर्ड वाला जो है इसे
ऑक्यूलोमोटर तंत्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्यूलोमोटर तंत्रिका, और या नेत्र गोलक की प्रेरक तंत्रिका है। अगर हम बात करें फोर्थ की, तो फोर्थ वाली क्रेनियल नर्व, इसे सॉरी ये सिक्स्थ है, सिक्स्थ वाली, इसी को एब्डुसेंस कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यह प्रेरक तंत्रिका है। और अगर सेवंथ की बात करें तो यह फेसियल तंत्रिका है और या मिश्रित तंत्रिका होती है सेवंथ वाली। ठीक है, यहाँ पे इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 8। अगला क्वेश्चन, हाँ यहाँ पे 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, लेकिन हम थोड़े क्वेश्चन और देख लेंगे क्योंकि अभी हमें बहुत ज़्यादा मतलब अब मेरे पास टाइम कम है, तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा 2 4 10 क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉर्निया में होता है आर्टरी ओनली, वेन्स ओनली, बोथ आर्टरी एंड वेन्स, नॉर्मली, नो ब्लड वेसल्स। कॉर्निया में क्या होता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सामान्यतः कोई रक्तवाहिनियां कॉर्निया में नहीं पाई जाती हैं, बल्कि इसमें तंत्रिकाओं का एक जाल होता है जिसमें पोषण देने वाले द्रव्य जो हैं वो भरे होते हैं, जो आंसू और आंख के अन्य पारदर्शी द्रव का निर्माण करते हैं। कॉर्निया है क्या? तो आप सभी को पता होगा, कॉर्निया जो है आंख का एक पारदर्शी हिस्सा है, यानी ट्रांसपेरेंट भाग है जिस पर बाहर का प्रकाश पड़ता है, या आंख जो हमारी ह्यूमन आइज होती है इसके 2/3 भाग को मतलब अकेले जो है वो कवर करती है, और आंख का रंगीन हिस्सा, पुतली व लेंस का प्रकाश देने वाला हिस्सा शामिल होता है इसमें। आंख में कॉर्निया ही वह भाग है जिसका नेत्रदान में योगदान होता है। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि नेत्रदान में किस चीज का दान किया जाता है, तो इसी कॉर्निया का ही दान किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पार्ट ऑफ आइज विच इज द डिवोट ऑफ ब्लड वेसल्स। मानो आंख का वह भाग जो रक्त वाहिकाओं से रहित होता है, कॉर्निया, रेटिना, कोरॉइड या फिर यूविया। जिसमें ब्लड वेसल्स नहीं होता, तो अभी हम लोगों ने देखा कॉर्निया में जनरली ब्लड वेसल्स नहीं पाया जाता, और ये जो है नेत्रदान में यूज होता है। अगला, रॉड एंड अब्सेंट्स इज आइज ऑफ। साल का किसकी आंखों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ड्यूनरल वर्टिब्रेट्स यानी कि दैनिक कसूर की, नॉक्चुरल वर्टिब्रेट्स यानी रात्रिचर कसूर की, आल एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स या आल एरियल वर्टिब्रेट्स। मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है जो रॉड सेल है वो किसकी सेल में पाया जाता है, जो दिन में देखते हैं, जो रात्र में देखते हैं, जो जल में रहते हैं या जो हवा में रहते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रात्रिचर कसूर की। रॉड सेल यानी सालिका जो होता है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में जो रात्रिचर वर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो रॉड सेल होता है वो अंधेरे में देखने के लिए जिम्मेदार होता है, जबकि कौन सेल की बात करें तो ये चमकीले प्रकाश का कार्य करता है। कौन सेल जो होता है ये दिनचर प्राणियों में पाया जाता है, यानी ड्यूनरल वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है ज़्यादा, और रॉड सेल जो है ये नॉक्टल वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। नॉक्टल वर्टिब्रेट्स के अगर आपको एग्जाम्पल पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा कि नॉक्टल वर्टिब्रेट्स के अंतर्गत कौन कौन से जीव जंतु आते हैं। अगला क्वेश्चन, 11th पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व ऑफ रैबिट इज कॉल्ड। खरगोश की कपाल तंत्रिका की 11वीं जोड़ी क्या कहलाती है? एसेसरी स्पाइनल, हाइपोग्लॉस, ग्लासोफेरेंजियल, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पे रैबिट का पूछा है ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एसेसरी स्पाइनल। खरगोश की 11वीं जोड़ी जो नर्व है उसे एसेसरी स्पाइनल तंत्रिका कहते हैं। यह मोटर तंत्रिका है जो गर्दन में आती है। ठीक है, हाइपोग्लासिस क्या है? तो ये है 12th नंबर की। कितने नंबर की? 12th। और अगर बात करें ग्लासोफ्रेंजियल की तो ये 9th है। कौन सी है? 9th है। ठीक, ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव कान की कर्णवत नलिका को कितने भागों में बांटा गया? कॉक्लियर कैनाल ऑफ ह्यूमन ईयर इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कंपार्टमेंट? 1 2 3 या नो पार्टिसिपेशन यानी नॉट डिवाइडेड? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 3। मानव कान में पाया जाने वाला जो कॉक्लियर कैनाल है इसको 3 भागों में बांटा गया। अगर पूछा जाए वो कौन कौन से भाग हैं तो ये कॉक्लियर कैनाल होता है। इसको कितने भागों में बांटा गया? स्केला टिम्पेनी, स्केला वेस्टिबुली और स्केला मीडिया, 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? स्केला टिम्पेनी, स्केला। मैं नानका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, नर्वस सिस्टम की ये हमारी लास्ट क्लास है। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे स्क्लेटन। आप ही लोग कहते हैं कि मैम नहीं स्क्लेटन हो गया है, अगले हमारा जो टॉपिक है वो है मसल्स एंड स्केलेटन। उसके बारे में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप ही लोग कहते हैं कि मैम पहले टॉपिक बता दिया करिए, इसलिए मैं टॉपिक बता देती हूँ। और हाँ, जो हमारे साथी, जो हमारे सहयोगी, जो हमारे फ्रेंड्स बॉटनी के लिए परेशान है, प्लीज़ उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि थोड़े दिन वेट कर लीजिए। जो मेरी बॉटनी की बुक है
वो फ़िलहाल कहीं और रखी है और प्रेजेंट टाइम मैं कहीं और हूँ, इसलिए मैं बॉटनी की क्लासेस नहीं प्रोवाइड करवा पा रही हूँ। एज़ सून एज़ पॉसिबल मैं आपको बॉटनी की क्लासेस भी प्रोवाइड करवा दूँगी। थोड़ा-सा वेट कर लीजिए, मुझे पता है ब्रायोफाइटा तक ही अभी हो पाया है बॉटनी में। मैं उसको 2-2 ढाई-ढाई घंटे का वीडियो बनाकर आपको आपके एग्ज़ाम तक, जीआईसी एग्ज़ाम तक कवर करवा दूँगी। बस आप पेशेंस के साथ हमारे साथ बने रहिए और हमारे इसी चैनल पे बीपीएससी टीआरई 4.0 पीजीटी का सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न और बुक कौन सी ज़रूरी है, क्या उसमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं और जीआईसी का भी सिलेबस वगैरह डिस्कस किया गया है। अगर आप चाहें तो एक बार उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग टिम्पैनम इज प्रेजेंट। निम्नलिखित में से किसमें टिम्पैनम पाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, एंग्विस, अजगर, टिफ्लोस या फिर ऑल ऑफ एबव। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन था, आप में से किसी ने भी इसका जवाब नहीं दिया। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव। टिम्पैनम, एंग्विस, पाइथन और टिफ्लोस, यानी कि अजगर, एंग्विस और टिफ्लोस तीनों में ही टिम्पैनम पाया जाता है। अब बात करें अगर ये टिम्पैनम है क्या, तो टिम्पैनम जो है ये हमारे हियरिंग ऑर्गन है, यानी इसके माध्यम से हम सुन पाते हैं। हम नहीं, पेंगुइन, पाइथन और टिफ्लोस, ठीक है। ये जो है मुख्य रूप से स्तनधारी यानी कि मैमल्स यानी कि हम लोग, पक्षी यानी कि बर्ड्स और रेप्टाइल्स और कुछ उभयचर, कुछ एवचर और कुछ इंसेक्ट्स, उभयचर यानी एम्फीबियंस और कुछ इंसेक्ट्स में उपस्थित होता है, ठीक है। यानी कि ये मैमल्स, बर्ड्स, सरीसृप में तो पाया ही पाया जाता है, लेकिन इसके अलावा थोड़े बहुत उभयचर और थोड़े बहुत कीटों में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ऑसिकल्स इज द ईयर ऑफ मैमल्स इज। एक मिनट, थोड़ा सा कट गया है, मैं ऐसे कर देती हूँ। 2, 3, 4 या 5। एक स्तनधारी के कान की अस्थियों की संख्या कितनी होती है। तो स्तनधारी में कितनी कान की हड्डियां पाई जाती हैं, मैंने आपको बताया था 3, और इसको याद करने का जो तरीका था वो था मिस, मैलियस, इनकस और स्टेपिस। ये 3 हड्डियां जो है ये पाई जाती हैं और यही इनके याद करने का तरीका है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, फोबिया कॉन्ट्रेलिसिस ऑफ मैमल्स रेटिना इज कैरेक्टराइज्ड बाय। मानो रेटिना के फोबिया सेंट्रलिसिस की विशेषता क्या है। मानो रेटिना का जो फोबिया सेंट्रलिसिस है इसकी विशेषता आपसे पूछा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। पहला है एक्युमुलेशन ऑफ द रॉड ओनली, एक्युमुलेशन ऑफ कोन ओनली, एक्युमुलेशन ऑफ बोथ रॉड एंड कोन, या अब्सेंस ऑफ फोटो रिसेप्टर। फोबिया सेंट्रलिसिस की विशेषता क्या है। तो पहले ये जानिए कि फोबिया सेंट्रलिसिस होता क्या है। तो ये एक सेंट्रल होल है, यानी केंद्रीय गड्ढा है जो आंखों में बारीकी से ढके हुए शंकुओं से बना होता है। यानी कि इसमें क्या होता है, एक्युमुलेशन ऑफ कोन ओनली। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फोबिया सेंट्रलिसिस जो होता है या रेटिना की मैकुला लूटिया के केंद्रिका गुहा है, जो आंख में एक पीला रंग द्रव स्थान है, यानी कि इसे एलो स्पॉट भी कहा जाता है, जो बाद में आंखों में मौजूद होता है, ठीक है। और इसमें केवल कोन सेल यानी कि शंकु ही पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर का सबसे बड़ा लसिका वाहिका है। पहला है थोरेसिक डक्ट, लैक्टियल डक्ट, सिस्टर्नी काइली, या फिर राइट लिम्फेटिक डक्ट। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, थोरैसिक डक्ट। मानव शरीर की सबसे बड़ी लसिका वाहिका जो है वो थोरैसिक डक्ट है। लसिका जिसे लिम्फ कहा जाता है, या ऊतकों से दूर लसिका नोड तक और अंत में दाहिनी लसिका वाहिनी या शरीर की सबसे बड़ी लसिका वाहिनी में बहता है, ठीक है। और जो सबसे बड़ा डक्ट होता है वो थोरैसिक डक्ट होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, द कैविटी ऑफ विट्रस ह्यूमर इज। वाइट्रस ह्यूमर की गुहा होती है। देखिए बहुत जल्द हम आपके लिए थ्योरी क्लासेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट लाने वाले हैं। आई होप आप लोग उसको भी उतना ही प्यार, उतना ही सपोर्ट देंगे जितना कि ये प्रीवियस ईयर दे रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं थ्योरी क्लासेस पढ़ना तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपका प्यार और सहयोग मिलता रहा तो हम थ्योरी क्लासेस कंटिन्यू रखेंगे, नहीं तो फिर उसको हम बंद कर देंगे। आपको ये प्रीवियस ईयर तो कंटिन्यू चलता रहेगा। और जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, बीपीएससी टीआरई, जीएसई एग्ज़ाम, टीजीटी एग्ज़ाम, पीजीटी एग्ज़ाम, उन सबको आपको अपडेट रहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। वहाँ आपको तत्काल प्रभाव से सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा दी जाती हैं। जो यूपी पीजीटी हुआ था उसका आंसर की आ गया, उसका लिंक भी मैंने आपको शेयर कर दिया। आप लोग अपना आंसर की मिला लीजिए और जो आपका ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन है उनको ऑब्जेक्शन कर दीजिए, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन, द कैविटी ऑफ वाइट्रस ह्यूमर इज। वाइट्रस ह्यूमर की गुहा क्या होती है, मतलब वाइट्रस ह्यूमर की जो गुहा होती है वो कहाँ होती है। लेंस और रेटिना के बीच, लेंस के सामने, कॉर्निया और लेंस के बीच, या कोरोराइड तथा स्क्लेरा के बीच। कैविटी ऑफ वाइट्रस ह्यूमर कहाँ होता है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए,
बिटवीन लेंस एंड रेटिना। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहाँ होगा ये? रेटिना और लेंस के बीच जो है वो वाइट्रस ह्यूमर की गुहा यानी कि कैविटी जो है वो पाया जाता है। जो लेंस होता है, लेंस और ये जो लेंस है और ये जो रेटिना है, मानो आइस का ये रेटिना होता है और ये लेंस होता है, इनके बीच का जो ये कैविटी होता है इसी को वाइट्रस कैविटी या चैम्बर को, ये जो चैम्बर होता है इसी को वाइट्रस चैम्बर या वाइट्रस कैविटी कहा जाता है। ये एक द्रव से भरा होता है। और अगर पूछ लिया जाए इस द्रव को क्या कहा जाता है, तो इस द्रव को कहा जाता है ह्यूमर फ्लूइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ह्यूमर फ्लूइड कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? ह्यूमर फ्लूइड कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, द्विध्रुवी नहीं विध्रुवीकरण या ड्यूरिंग डिपोलराइजेशन, मैं इंग्लिश पढ़ देती हूँ। ड्यूरिंग डिपोलराइजेशन द परमेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन्स इंक्रीज टूवर्ड्स। विध्रुवण के दौरान तंत्रिका यानी न्यूरॉन की पारगम्यता किस तरफ बढ़ती है? ऑप्शन Mg++, Na+, H+ या Cl+, मैग्नीशियम, सोडियम, हाइड्रोजन या क्लोरीन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम। डिपोलराइजेशन के दौरान जो न्यूरॉन्स की परमिलिटी है वो सोडियम की तरफ बढ़ती है। सोडियम अंदर प्रवेश करता है, इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो पॉजिटिव चार्ज का निर्माण होता है और बी ध्रुवण की स्थिति में निगेटिव आयन जो है वो बाहर की तरफ बढ़ता है। पॉजिटिव आयन कहा जाता है अंदर और निगेटिव आयन जो है वो बाहर की तरफ बढ़ता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, न्यूरो हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन। न्यूरो हार्मोन संश्लेषित होता है हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी या फिर एड्रिनल कॉर्टेक्स। न्यूरो हार्मोन्स कहाँ सिंथेटाइज होता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में न्यूरो हार्मोन्स जो है वो सिंथेटाइज होता है। बात करें डाइसेफ्लॉन की सतह पर न्यूक्लियाई ऑफ ग्रे मैटर, जिसे आप हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियोइड कहते हैं, इसके साथ न्यूरोस्रावी कोशिकाएं यानी न्यूरोसिक्रेटरी सेल पाई जाती हैं जो न्यूरो हार्मोन्स उत्पन्न करती हैं और ये हाइपोथैलेमस के साथ क्या होता है? संश्लेषित होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। अगला, द रीजन ऑफ द वर्टिब्रेट आई वेयर ऑप्टिक नर्व वेयर द ऑप्टिक नर्व पासिस आउट ऑफ द रेटिना इज कॉल्ड। कशेरुकी की आंख का वह क्षेत्र जहां ऑप्टिक तंत्रिका रेटिना से बाहर निकलती है क्या कहलाता है? आइरिस, फोबिया, ऑप्टिक कियाज्मा या फिर ब्लाइंड स्पॉट। कशेरुकी की आंख का वह क्षेत्र जहां ऑप्टिक तंत्रिका रेटिना से बाहर निकलती है। तो मैंने आपको बताया था जहां ऑप्टिक तंत्रिका रेटिना से बाहर निकलती है, यानी कि जब ह्यूमन आइज बनाते हैं तो ये वाला जो भाग होता है, ये वाला जो भाग है ये रेटिना होता है। एक मिनट, और रेटिना होता है और यहीं पे जो होता है यहाँ पे एक स्पेस होता है जहाँ से ऑप्टिक तंत्रिका जो है वो इस तरह से निकलती है, इस तरह से निकलती है। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लाइंड स्पॉट या अंध बिंदु कहते हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रेटिना की अनुपस्थिति के कारण, क्योंकि यहाँ रेटिना नहीं होती है, तो दृष्टि क्षेत्र वाला क्षेत्र जो है ये दृष्टि ज्ञान में भाग नहीं लेता और इसे जो है ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिस्टम कंट्रोलिंग द इनवॉल्वेंट्री एक्शन इंटरनल ऑर्गन इज। अंतरांगों की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला तंत्र कौन सा है? सेरेब्रोस्पाइनल, पैरासिम्पैथेटिक, ऑटोनॉमिक या फिर पेरिफेरल। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑटोनॉमिक। अंतरांगों की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला तंत्र जो है वो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है, यानी कि ऑटोनॉमिक होता है। ठीक है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं, एक सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र जो यहाँ पे दिया है, कहाँ गया? सिंपैथेटिक दिया है क्या? नहीं गया। एक सिंपैथेटिक होता है और एक पैरासिम्पैथेटिक होता है। ठीक है, शरीर पर इनके प्रभाव जो है वो विपरीत होते हैं, यानी सिंपैथेटिक अलग प्रभाव करता है और पैरासिम्पैथेटिक अलग प्रभाव दिखाता है। ठीक, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द मेम्ब्रेनस लिम्ब्रिनेंट कंटेन अ फ्लूइड कॉल्ड। कला गहन से भरा हुआ तरल क्या कहलाता है? ऑप्शन पेरिलिम्फ, होम्योलिम्फ, लसिका या फिर लिम्फ जिसे कहा जाता है, या फिर एंडोलिम्फ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एंडोलिम्फ। कला गहन यानी कि लिम्ब्रेन कंटेन से भरा हुआ जो तरल, एंडोलिम्फ जो तरल होता है वो क्या कहलाता है? एंडोलिम्फ कहलाता है। यह हेलिकोट्रीमा से नए नली द्वारा जुड़ता है। इसके अलावा वेस्टिबुला के सतह के नज़दीक कला गहन यानी मेम्ब्रेनस लैम्ब्रिनिंथ फेनिस्ट्रा ओवलेसिस से जुड़ता है। ठीक है,
वास्तव में अगर बात करें तो यह अर्धपारिगम झिल्ली का बना होता है, ठीक है, और यह अंतःकरण होता है। कैसा होता है? अंतःकरण ये होता है। इसमें सुनने तथा शरीर को नियंत्रित करने से संबंधित कुछ अंतरांग पाए जाते हैं। एक बार आपको बीपीएससी एग्जाम में ही देखने को मिला था कि मानव शरीर के संतुलन में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, उसमें कान भी ऑप्शन में दिया था, तो बहुत सारे लोग इसको गलत कर दिए थे, कान को टिक नहीं किया था, जबकि ईयर जो है ये भी संतुलन में भाग लेता है। और ईयर का कौन सा पार्ट? यही वाला पार्ट लगभग जो है संतुलन में भाग लेता है। अगला क्वेश्चन, वेयर वी कैन फाइंड अपोलर न्यूरॉन्स इन ह्यूमन बॉडी। मनुष्य शरीर में हमें अध्रुवीय न्यूरॉन्स कहाँ देखने को मिलता है? कहाँ मिलता है? एमेक्राइन सेल ऑफ रेटिना, डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्टिक नर्व, या ऑल ऑफ दिस। इसका सही जवाब हो जाएगा रेटिना के एमेक्राइन कोशिका में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। मनुष्य के शरीर में अध्रुवीय न्यूरॉन रेटिना की एमेक्राइन कोशिका में पाए जाते हैं। हाइड्रा में भी अध्रुवीय न्यूरॉन जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। कहाँ कहाँ? ह्यूमन की जो एमेक्राइन सेल होता है रेटिना का, वहाँ पे, और इसके अलावा हाइड्रा। हाइड्रा क्या है? तो हाइड्रा सिलेंट्रेटा का एक जीव है जो बडिंग के माध्यम से बाइनरी फिजन के बडिंग के माध्यम से अपने आप को अपना फर्टिलाइजेशन करता है। ये सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आता है। इसमें भी क्या होता है? इसमें भी क्या होता है? अध्रुवीय न्यूरॉन यानी कि अपोलर न्यूरॉन जो है वो पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स नेवर अंडरगोज एस शेप ऑफ सेल साइकिल। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं कभी भी यस प्रावस्था में प्रवेश नहीं करती हैं? यस प्रावस्था क्या है? तो आपको ऑप्शन दिया है ह्यूमन नर्व सेल, एपिथेलियल सेल, स्टेम सेल, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि मनुष्य की तंत्रिका कोशिकाएं जो है ये कभी भी यस प्रावस्था में प्रवेश नहीं करती हैं। एस अवस्था में कोशिकाएं चक्र के कुल समय का 30 से 40% लेती हैं, ठीक है। जब हम लोग सेल साइकिल पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इसमें जी फेज़ होता है, एस फेज़ होता है, एम फेज़ होता है। तो इसमें जो है 30 से 40% जो है एस कोशिकाएं जो है अपना लेती हैं, और मनुष्य की तंत्रिका कोशिका इसमें प्रवेश नहीं करती है। अगला क्वेश्चन, which one of the following parts is injured if memory of a man weakens। निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाने से मनुष्य की याददाश्त कमजोर हो जाती है? मेडुला, सेरिबेलम, सेरिब्रम, या फिर हाइपोथैलेमस। किससे जो है याददाश्त कमजोर हो जाएगी अगर क्षतिग्रस्त हो जाएगा? तो वही हिस्सा कमजोर होगा, वही हिस्सा अगर क्षतिग्रस्त होगा जिससे जो बुद्धि के लिए, चेतना के लिए, स्मरण के लिए जिम्मेदार होता है। तो वो कौन सा हिस्सा होता है? वो होता है सेरिब्रम। कौन सा होता है? सेरिब्रम। अगर सेरिब्रम में कोई समस्या आती है, उसमें चोट लग जाती है या क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो मनुष्य की याददाश्त शक्ति कम हो जाती है, क्योंकि सेरिब्रम ही वह केंद्र है जहाँ से लोग बुद्धि, चेतना और स्मरण का केंद्र जो है इसी को माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रिफ्लेक्स एक्शन इज गवर्न्ड बाय। प्रतिवर्ती क्रिया नियंत्रित की जाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, या फिर नन ऑफ दिस। तो रिफ्लेक्स एक्शन किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो रिफ्लेक्स एक्शन जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा नियंत्रित की जाती है, यानी प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के मेरुरज्जु द्वारा होता है, ठीक। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मनुष्य के दैनिक जीवन में कुछ क्रियाएं अकस्मात किसी बाह्य उद्दीपन के फलस्वरूप बिना मस्तिष्क के जानकारी की हो जाती हैं। जैसे अगर आप समझे इसको क्या कहने का प्रयास किया जा रहा है, जैसे कि कोई सर्प है, वो अचानक से अगर आप देख लेते हैं तो एकाएक कूद कर पीछे हट जाते हैं, ठीक है। तो वहीं अगर जो सर्प है वो उद्दीपन का कार्य करता है, और चौंक कर जो आप कूदते हैं वो आपकी अनैच्छिक क्रिया होती है, ये आपको पहले से पता नहीं होता है, तो इसके लिए मस्तिष्क से प्रेरणा नहीं दी जाती है। इसमें मस्तिष्क का संदेश जाने और उस पर विचार करने का, मस्तिष्क को आगे आदेश देने में जो है वो विलम्ब होता है। इतने में मनुष्य को जो है सांप वो काट सकता है। इसलिए मनुष्य के इस प्रकार की क्रियाओं को तत्काल क्रियान्वित करने का जो कार्य है वो कौन करता है? मेरुरज्जु करता है। कौन करता है? मेरुरज्जु, यानी कि जो हमारा बैकबोन है वो करता है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ती क्रिया किसका एक कार्य है? द रिफ्लेक्शन एक्सेस इन
फंक्शन ऑफ प्रतिवर्ती क्रिया किसका है? तो अभी हम लोगों ने देखा किसका है, रीढ़ की हड्डी का, स्पाइनल कॉर्ड का, मेरुरज्जु का, ये कार्य है। ऑप्शन सी प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? कोई चीज़ आप अचानक से आपके सामने आ गया और डर कर आप पीछे हट जाए, या कोई अचानक सी घटना आपके सामने हो जाए, आप तुरंत उस पर कोई एक्शन ले लें, ये प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन होता है, और इसको क्रियान्वित करने का कार्य जो है वो स्पाइनल कॉर्ड करता है। ये अनैच्छिक या अचानक हो रही क्रियाओं के प्रति जिम्मेदार होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला, ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहल अफेक्ट, एल्कोहल का पीना प्रभावित करता है। एल्कोहल का पीना किसको प्रभावित करेगा? सेरिब्रम। तो सेरिब्रम जो होता है ये मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेरिवेलम, सेरिवेलम बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मेडुला ऑब्लोंगाटा, मेडुला ऑब्लोंगाटा, और चौथा जो है डाई इंसेफ्लम। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी सेरिवेलम। सेरिवेलम जिसे अनुमस्तिष्क कहा जाता है, ये क्या कहते हैं, बैलेंस के लिए जिम्मेदार होता है, शरीर को बिल्कुल बैलेंस में रखता है, इसलिए जो है ये जो है अल्कोहल पीने से अफेक्ट होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच इज़ द लॉन्गेस्ट बॉडी सेल, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? आरबीसी, न्यूरॉन, साइटोसिस या फिर स्पर्म? तो हम सभी को पता है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है वो कौन सी है? न्यूरॉन है। सॉरी, बड़ी नहीं, यहाँ लंबी पूछा है। ठीक है, लंबी कौन सी है? न्यूरॉन है। अगर बड़ी पूछ लिया जाए बाबा आपसे, मेरा होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे छोटी सेल यानी स्मॉलेस्ट सेल, सबसे बड़ी सेल कौन सी है? आप बताइएगा। लंबी मैंने आपको बता दिया, न्यूरॉन है। न्यूरॉन जो है ये 3 भागों में बटा होता है, जिसमें साइटॉन, डेंड्रॉन और एक्सॉन होता है। ठीक है, और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है या आप बताइएगा। बताने को तो मैं अभी बता दूं, लेकिन ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। आई होप आप सभी लोग इसका जवाब जरूर देंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, स्तनधारियों में कपालीय तंत्रिकाओं के कितने जोड़े शुद्ध संवेदी होते हैं? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व इन मैमल आर प्योरली सेंसरी? 5, 4, 3 या 2? तो सही जवाब ऑप्शन 3। कितने? 3। स्तनधारियों में कपालीय तंत्रिकाओं के जो 3 जोड़े होते हैं वो शुद्ध होते हैं। शुद्ध यानी कि प्योरली सेंसरी होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं? 1, 2 और 8। ये तीनों कैसे होते हैं? संवेदी होते हैं, यानी कि सेंसरी होते हैं। मोटर, मोटर से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। मोटर कौन कौन से होते हैं? 3, 4, 6, 11 और 12। ये मोटर सेल होती है, जिसमें से 6 वाला जो है इसको एक स्पेशल नाम भी दिया गया, स्पेसिफिक नाम भी है, सबका स्पेसिफिक नाम है, लेकिन जो 6 वाला है यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर नहीं पता है इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको ये बताया हुआ है, उसको जरूर देखिए, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिला है। और 9 और 10th जो है ये मिश्रित होती है। कैसे होती है? 5th, 7, 9 और 10th ये जो है ये मिश्रित प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कपाल तंत्रिकाएं संवेदी है? कौन कौन सी कपाल तंत्रिकाएं संवेदी है? 1, 2 और 8। 1, 2 और 8 कहाँ पे देखने को मिल रहा है? 1, 5 तो नहीं, 1, 2 और 8। ऑप्शन सी में इसका बिल्कुल सही जवाब। ये तीनों जो है, एक मिनट, हाँ सही सही। अगला क्वेश्चन, इन द आइज, इसके पहले वाला क्वेश्चन क्या था? हाँ वो भी सही था। इन द आइज ब्लाइंड स्पॉट यानी ऑप्टिक डिस्क इज कॉल्ड सो बिकॉज, नेत्रों में अंधबिंदु यानी ऑप्टिक डिस्क इसके लिए कहा जाता है क्योंकि, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इट इज इनसेंसिटिव टू लाइट, इट इज अ स्पॉट एट विच द ऑप्टिक नर्व लीव्स द रेटिना, नो इमेज इज फॉर्म्ड ऑन, या फिर ऑल ऑफ एम। यानी कि नेत्रों में अंधबिंदु जिसे ऑप्टिक डिस्क कहा जाता है वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह प्रकाश के प्रति असंवेदनशील होता है। बिल्कुल सही बात। दूसरा है, यह एक बिंदु है जिस पर नेत्र तंत्रिका दृष्टि पटल को छोड़ देती है, यानी नर्व ऑप्टिक जो है वो रेटिना को छोड़ देती है। बिल्कुल सही बात। हमने आपको बताया था कि यहाँ से रेटिना जो है वो अलग हो जाता है और यहाँ से नर्व निकलता है, और इस पर प्रतिबिंब नहीं बनता, प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। अगर यहाँ रेटिना है नहीं तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा? ये भी बिल्कुल सही जवाब, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पलकों तथा कॉर्निया के बीच घर्षण किसके द्वारा श्रवण से बचाता है? द फ्रैक्शन बिटवीन द आईलिड एंड द कॉर्निया इज अवॉइड बाय द सिक्रेशन ऑफ लैक्रिमल ग्लैंड, कंजक्टिव एंड आईलिड, हार्डेरियन ग्लैंड, या फिर मीबोमियन ग्लैंड? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मीबोमियन ग्लैंड। मीबोमियन ग्लैंड सिवेसियस ग्लैंड है। सिवेसियस ग्लैंड का रूपांतरित रूप है, या आँख की पलकों की एक छोर पर स्रावित होती है। इसके कारण पलक
और कॉर्निया के बीच रगड़ नहीं लगती है। उभयचर और पक्षियों में इसे हार्डियन ग्रंथि भी कहा जाता है, जबकि मैमल्स में इसे मिमोवियन ग्लैंड कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द लेंस एंड द रेटिना ऑफ द वर्टिब्रेट आई एंड डेवलपमेंट फ्रॉम। कशेरुकी नेत्र का लेंस एवं दृष्टिपटल विकसित होता है एक्टोडर्म ओनली, एंडोडर्म ओनली, पार्शली फ्रॉम एक्टोडर्म एंड पार्शली फ्रॉम एंडोडर्म, या फिर मीजोडर्म ओनली। कशेरुकी नेत्र का लेंस व रेटिना यानी कि लेंस व रेटिना किसके द्वारा डेवलप होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओनली एक्टोडर्म। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। जो रेटिना होता है और जो लेंस होता है ये जो है एक्टोडर्म से होता है। देखिए जम्स लेयर 3 होती है, 3 प्रकार की जम्स लेयर होती हैं, जिसमें आपको एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म देखने को मिलता है। तो मानव का जो रेटिना और लेंस है ये एक्टोडर्म से होता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दी हुई है, कौन सी चीज़ एक्टोडर्म से होती है, मीजोडर्म से या एंडोडर्म से कौन सी चीज़ें होती हैं। आप चाहे तो PDF प्राप्त करके इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे आँख का कंजेक्टिवा, लेंस, कॉर्निया, रेटिना, आइरिस, सिलियरली बॉडी, ये सब एक्टोडर्म के द्वारा ग्रो करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेस्पिरेटरी सेंटर व्हिच कंट्रोल इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन आर लोकेटेड इन द। श्वसन केंद्रों में जो अंतः श्वसन और निःश्वसन को नियंत्रित करता है कहाँ स्थित होता है? मतलब अंतः श्वसन और निःश्वसन को कौन नियंत्रित करता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा, हाइपोथैलेमस, स्पाइनल कॉर्ड, या फिर सेरिबेलम। सही जवाब ऑप्शन ए मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा जो होता है ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों को नियंत्रित करता है। इसके अलावा मेडुला ऑब्लोंगाटा जो होता है ये BP यानी रक्तचाप, मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचय, आहार नाल के कर्माकुंचन यानी कि सिस्टोलिक मूवमेंट, ग्रंथि स्राव और हृदय की धड़कनों को भी नियंत्रित करने का कार्य यही मेडुला ऑब्लोंगाटा करता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ब्रीदिंग इन द ह्यूमन इज कंट्रोल्ड बाई। ब्रीदिंग कौन कंट्रोल करता है? तो अभी हम लोगों ने देखा मेडुला ऑब्लोंगाटा ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। अगला, हियरिंग इज कंट्रोल्ड बाई। हियरिंग को कौन कंट्रोल करता है, यानी सुनने की क्षमता को कौन कंट्रोल करता है? हियरिंग को कौन कंट्रोल करता है? ऑप्शन आपके सामने, टेम्पोरल लोब्स, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, या फिर पैराइटल लोब। हियरिंग को कौन कंट्रोल करता है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका जो ऑप्शन ए, टेम्पोरल लोब जो है ये हेयरिंग यानी सुनने की क्षमता का कंट्रोल करता है। जो हमारा सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम ये 4 भागों में डिवाइड होता है, जिसमें फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब होता है। और इसमें से जो टेम्पोरल लोब होता है ये श्रवण के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो चीज़ें मैं आपको बताती चल रही हूँ, एक्सप्लेन करती चल रही हूँ, आप चाहें तो उसे कहीं साइड में लिखते चलिए, जिससे आपका शॉर्ट नोट्स तैयार होता रहेगा और लास्ट टाइम आपके रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, गावा आ न्यूरो ट्रांसमीटर ओपन अप व्हिच टाइप ऑफ आयनिक चैनल इज पोस्ट सिंपैथेटिक मेम्ब्रेन ड्यूरिंग इम्पल्स कंडक्शन। गावा जो कि एक न्यूरो ट्रांसमीटर है, आवेग संचरण के दौरान पश्च सिनेप्टिक कला में कौन सा आयन चैनल को खोलता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सा आयन चैनल को खोलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, गाबा का अर्थ जो होता है वो हमने आपको पहले बताया था इसके पहले के वीडियो में। गामा एमिनो ब्यूटाइक एसिड ये इसका फुल फॉर्म होता है। यह न्यूरॉन के कॉर्टेक्स में फैला होता है और जो है ये Cl-LGC चैनल को खोलता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे देखिए डायग्राम के माध्यम से आपको समझाया गया है। अगला, हंगर सेंटर इज लोकेटेड इन। भूख का केंद्र बिंदु कहाँ अवस्थित होता है? मेडुला, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, या फिर सेरिबेलम। तो कहाँ होता है? तो भूख का नियंत्रण केंद्र जो होता है वो सेरिब्रम में होता है। कहाँ होता है? सेरिब्रम में। भूख का नियंत्रण केंद्र वैसे अगर कहा जाए, नहीं, सेरिब्रम में नहीं, हाइपोथैलेमस, वही मैं कहूँ हाइपोथैलेमस में होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस शरीर की अनेक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, जिसमें आपका भूख भी है, इसको भी नियंत्रण करता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब। कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन, अगर मुझसे भी कोई गलती हो जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में निसंकोच जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का मैं भी इंतजार करती हूँ और आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन भी मिलता है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट जरूर किया करिए। अगला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज एसोसिएटेड विद रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर एंड एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन। लैंगिक व्यवहार तथा भावात्मक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से संबंधित है? सेरिब्रम, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिया, पॉन्स, या फिर हाइपोथैलेमस। तो हमने आपको बताया भावनात्मक क्रियाएं इन सबको कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस करता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ये 4 ब्रेन का एक भाग होता है।
ठीक है, और ये इसको नियंत्रित करता है। अगला, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर इज फाउंड इन, न्यूमोटॉक्सिक केंद्र कहाँ स्थित होता है? पोन्स, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस या फिर डायंसोफ्लॉन। सही जवाब ऑप्शन ए, पोन्स। पोन्स मस्तिष्क के निचली सतह पर 2.4 सेंटीमीटर लंबे गोले के उभार के रूप में होता है। इसमें संवेदी तथा चालक दोनों प्रकार के तंतु होते हैं। इसमें धूसर द्रव्य के केंद्रों में एक महत्वपूर्ण केंद्रक न्यूमोटॉक्सिक केंद्र होता है जो हमारी श्वसन क्रिया का नियमन करता है। ठीक है, और बात करें अगर हाइपोथैलेमस की, तो क्रोध, उत्साह, पीड़ा, दुख, भूख, प्यास, भोग, विलास यानी कि सेक्सुअल डिजायर, ताप नियंत्रण, इन सबको हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है। डाइएंसेफ्लॉन क्या करता है? तो ये श्रवण, दृष्टि, स्वाद, स्पर्श, दबाव, कंपन, पीड़ा, इन सबको नियंत्रित करता है। साथ ही साथ ये ताप को भी करता है। प्रमस्तिष्क क्या करता है? सेरिब्रम क्या करता है? तो ये इच्छा शक्ति, ज्ञान, स्मृति, बाड़ी, चिंतन, इन सब का केंद्र कौन है? सेरिब्रम है। ठीक है, इन सब के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, वेगस तंत्रिका का अंक है, वेगस नर्व नंबर इज, वेगस तंत्रिका का अंक कितना है? तो 10। मनुष्य में 12 जोड़ी कंपाल तंत्रिकाएं होती है जिसमें 10वीं जो है वो वेगस है। ठीक है, और ये मिश्रित है। अगला क्वेश्चन, वेगस नर्व है, वेगस नर्व क्या है? स्पाइनल नर्व, सिंपैथेटिक नर्व, 10th क्रैनियल नर्व या फिर पैरासिम्पैथेटिक नर्व। तो हमने अभी देखा वेगस नर्व जो है ये 10th क्रैनियल नर्व है, और यह जो है ये एक मिश्रित तंत्रिका है जो मेडुला के पार्श्व से निकलती है। ठीक है, और इसके चालक तंत्र वायुमार्ग, फेफड़े, ग्रासनली, हृदय, अमाशय, आंत, पित्ताशय आदि को जाते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मार्केल डिस्क होती है, मार्केल डिस्क आर, मार्केल डिस्क क्रोमेटोफोर्स, मेलेनोफोर्स, नर्व एंडिंग या फिर स्किन स्केल्स। मार्केस डिस्क कैसी होती है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्व एंडिंग। क्या होती है? नर्व एंडिंग। मार्केल डिस्क जो होती है नर्व एंडिंग होती है। प्रत्येक तंत्रिकांत यानी कि नर्व एंडिंग जो होता है इसमें मार्केल डिस्क कोशिकाएं जो है वो पाई जाती हैं। ठीक है, इसे टेंगो रिसेप्टर भी कहा जाता है। ये कैसी होती है? मार्केल डिस्क कैसी होती है? टेंगो रिसेप्टर होती है। कैसी होती है? टेंगो रिसेप्टर होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, द नर्व सेल ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इफेक्टर ऑर्गन और कॉल्ड। तंत्रिका कोशिकाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के आवेग को प्रभावकारी अंगों तक पहुंचाती है, क्या कहलाती हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने, इंटरन्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन या फिर डेंड्रॉन। इसका सही जवाब बताइए, फटाफट से कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहिए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मोटर न्यूरॉन। क्या कहलाएंगे? मोटर न्यूरॉन। ऐसी तंत्रिका कोशिकाएं जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के से आवेगों को प्रभावकारी अंगों तक पहुंचाती हैं वो क्या कहलाती हैं? मोटर न्यूरॉन कहलाती हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑक्लोमोटर, एब्डुसेंस, ट्राइक्लियर, हाइलोमैंडिबुलर, ये सभी मोटर न्यूरॉन्स होती हैं। ऑप्टिक, घ्राण, श्रवण, ये सभी संवेदी तंत्रिकाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन, जब प्रकाश की तीव्रता रात्रि में कम होती है तो प्रकाश संसूचित होता है। व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज लो ड्यूरिंग नाइट द लाइट इज डिटेक्ट बाय रॉड सेल, कोन सेल, लेंस सेल या बोथ रॉड एंड कोन सेल। तो नाइट में देखने के लिए यानी रात्रिचर में देखने के लिए जो जिम्मेदार होती है वो रॉड सेल होती है। ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेकिन प्रकाश तीव्र जब अधिक होता है तो उसके लिए कोन सेल जिम्मेदार होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एमेक्राइन सेल आर लोकेटेड इन, एमेक्राइन कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो हम लोगों ने अभी देखा था कि ये आँख की रेटिना पर पाई जाती हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये जो है इनर फ्लैक्सस लेयर यानी कि द्विध्रुवी तंत्रिका कोशिकाओं को गुच्छे कोशिकाओं के प्रवर्धन का क्षेत्र होती है। इसमें 36 कोशिकाएं होती हैं। इन्हें एमेक्राइन कोशिका कहा जाता है। ये न्यूरोमॉड्यूली इंटरन्यूरॉन होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क में मौजूद तंत्रिका कोशिकाओं की संख्या, द नंबर ऑफ नर्व सेल प्रेजेंट इन द ह्यूमन ब्रेन इज, कितनी होती है मानव मस्तिष्क में? 10 बिलियन, 1 बिलियन, 100 बिलियन या फिर 200 बिलियन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, 100 बिलियन। मानव मस्तिष्क में न्यूरॉन या जिसे ग्लियल कोशिका कहा जाता है, ग्लियल सेल कहा जाता है, ये पाया जाता है। और ये प्रेगनेंसी के समय कितनी होती है? 100 बिलियन होती है।
जबकि बड़े होने पर इसकी संख्या 85 बिलियन हो जाती है, जिसमें 16 बिलियन जो है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स और 69 बिलियन सेरिबलम में पाया जाता है। ठीक है, 16 बिलियन बिलियन किस में पाया जाता है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, और 69 बिलियन सेरिबलम में सेरिबेलम में पाया जाता है, सेरिबेलम में। यानी कि जब प्रेगनेंसी होती है तो उस दौरान ये 100 बिलियन होती है, यहाँ पे सही हो जाएगा। लेकिन वयस्क में कितना होता है? 85 बिलियन होता है, और 85 में भी 16 बिलियन सेरिब्रल 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 कॉर्टेक्स में, और 69 बिलियन जो होता है वो सेरिबेलम में, किसमें? सेरिबेलम में मौजूद होता है। ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भावनात्मक मस्तिष्क कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इमोशनल ब्रेन? इमोशनल ब्रेन किसे कहा जाएगा? RAS, सेरिबेलम, लिम्फिक लोब या फिर लिम्बिक लोब या फिर कॉर्पस कैलोसम? सही जवाब ऑप्शन सी, लिम्बिक लोब। लिम्बिक लोब को अक्सर भावात्मक मस्तिष्क यानी कि इमोशनल ब्रेन कहा जाता है। ये सेरिब्रम की आंतरिक सीमा और डायंसोफाल के तल पर मौजूद होते हैं, या भावना, जानवरों के व्यवहार, जैसे व्यवहार क्या होता है, जैसे सूंघना, दर्द, आनंद, इन सबको नियंत्रित करता है। लिम्बिक सिस्टम हाइपोथैलेमस, हाइपोकैम्पस और एम्ब्लिंगडेगा जैसी संरचनाओं से बना होता है। ठीक, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, नॉर एपिनेफ्रॉन इज वैसोकॉन्स्ट्रक्टर बट इज हैज़ नो इफेक्ट ऑन? नॉर एपिनेफ्रॉन एक वाहिका संकुचन है, लेकिन इसका प्रभाव नहीं होता है। किस पर नहीं होता है? सिस्टेमिक आर्टरी, कॉर्नरी आर्टरी, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? तो नॉर एपिनेफ्रॉन जो है इसका प्रभाव सिंपैथेटिक आर्टरी और सिस्टमैटिक आर्टरी और कॉर्नरी आर्टरी दोनों में नहीं होता है। यानी कि सिस्टमैटिक कोरोनरी धमनी और कोरोनरी धमनी दोनों में नहीं देखने को मिलता है। तो इसका प्रभाव देखने को मिलता है किस पर है? इसका प्रभाव भी कुछ एड्रेनल के समान होता है, या इफेक्टर ऑर्गन के केवल अल्फा रिसेप्टर पर कार्य करता है, किंतु इसमें हृदय की गति तीव्र नहीं होती है, ना ही रुधिर दाब बढ़ता है, जैसे कि आपको एड्रेनलिन में देखने को मिलता है कि रुधिर दाब बढ़ जाता है, हृदय की गति तेज हो जाती है, तो इसमें नहीं होती है। ठीक है, इसकी उपस्थिति में रुधिर वाहिकाएं जो है, ब्लड वेसल्स जो है वो फैल जाती है। इस दोनों पे इसका प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन, हेरिंग ब्रूअर्स रिफ्लेक्स इज अफेक्टेड बाय? हेरिंग ब्रूअर्स प्रतिवर्त प्रभावी होता है टेम्परेचर, P4, CO2 या फिर वैगस नर्व? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वैगस नर्व, वैगस तंत्रिका द्वारा। ठीक है, हेरिंग ब्रूअर प्रतिवर्त वैगस तंत्रिका द्वारा प्रभावी होता है। ब्रोंकॉल्स व ब्रेंक्यूल्स जो होते हैं, ब्रेंक्यूल्स फेफड़े में स्थित होते हैं। इनकी भित्ति में पाई जाने वाली तनाव संवेदी संरचनाएं फेफड़े में वायु दाब के लिए संवेदनशील होती हैं। ये संवेदांग वेगस तंत्रिकाओं द्वारा श्वसन केंद्र से संबंधित होते हैं, और हेरिंग ब्रूअर्स जो है ये प्रतिवर्त फेफड़े की एलोलाई के अत्यधिक भर जाने पर सक्रिय होता है, अन्यथा ये जो है निष्क्रिय ही बना रहता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग व्हिच ग्लैंड्स आर एसोसिएटेड विद आईलैशेस? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथियां आंख की बरौनी से संबंधित हैं? प्रीन ग्लैंड, मेवोवियन ग्लैंड, जीस ग्लैंड या फिर सिरुमियन ग्लैंड? आंख की बरौनी यानी आईलैशेस से कौन सा संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जीस की ग्रंथियां यानी ग्लैंड्स ऑफ जीस। ये छोटी ऑयली स्मॉल ऑयली ग्लैंड होती है, जो बरौनी यानी कि आईलैशेस, पलक जिसे कहा जाता है, इसके फॉलिकल्स से में खुलती है। इन ग्रंथियों को संक्रमित होने पर हार्डियोलम रोग होता है। ठीक है, अगर पूछा जाए इन ग्रंथियों के संक्रमित होने पे कौन सा रोग होता है, तो होता है हार्डियोलम। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो है नर्वस सिस्टम खत्म होता है। अगला चैप्टर हमारा मसल्स एंड स्केलेटन है। अच्छा, एक बात आप बता दीजिएगा कि क्या स्केलेटन का टॉपिक हुआ है कि नहीं हुआ है, एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, आप लोग बता दीजिएगा। अगर नहीं हुआ होगा तो हम स्केलेटन कर लेंगे, नहीं तो मसल्स एंड स्केलेटन कर लेंगे। जैसा भी होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके जाइए। थैंक यू।